आज के तमाम पैनलिस्ट को एनसीएन टीवी में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हमारा ये सारे का सारा टॉक शो एक सीरीज के तहत चल रहा है। जिस तरह के हालात और वाक़यात चल रहे हैं, जिसमें जो फोर्स कन्वर्जन, बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जाते हैं कि नौजवान जो है वो अ, उनकी तरबियत में कहीं न कहीं ऐसा झोल है जो वो इस जब आते हैं, माशरे में आते हैं, तो वो चकाचौंध या उससे ज़्यादा जल्द मुतासर हो जाते हैं। और अब यहाँ जो नौजवान नस्ल की तालीम और तरबियत और आगाही का सिलसिला भी उसी एक कड़ी का सिलसिला है। जो एजुकेशनिस्ट हैं, वो इस तरह से ये तमाम मामलात को लेते हैं कि ये एक ट्राई एंगल बनता है, जो कि घर से शुरू होता है। खानदान से बच्चे की तरबियत खानदान में होती है, और उसके बाद जो है वो इंस्टीट्यूट में जाता है, किसी भी अदारे में। वहाँ पे अदारे में भी उसकी एक तालीम के साथ तरबियत होती है, लेकिन ज़्यादा ज़ोर उसका जो है वो तालीम पर होता है। इसके साथ वो सोसाइटी में मूव करता है, जहाँ ये 3 जाके ट्राई एंगल बनाते हैं, जो उसकी एक शख्सियत को डेवलप करते हैं। और अगर यहाँ पे इसके साथ-साथ मैं ये भी कहूँ कि कहते हैं कि बच्चे की 3 साल की उम्र ऐसी एक कोरा कागज़ है, जिसके पर आप जो भी लिख दोगे, वो ही वो सारी उम्र लौटाएगा। इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारा जो फैमिली है, माँ-बाप ये ख़्याल नहीं करते कि बच्चे ने जो है उसकी तरबियत कैसे होनी है, आपस में लड़ाई-झगड़ा या उनका तालीमी जो है वो माहौल नहीं होता, और वो उसकी जो है बच्चों में मुंतकिल होता है। आज इसीलिए हमारे साथ जो है वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ एजुकेशन और स्पेशल हमारे साथ पास्टर भी हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हम बच्चों की बेहतर और तरबियत और उनको आगे ही कैसे दे सकते हैं। तो मैं फादर मानुएल मानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस टॉक शो को आगे बढ़ाएँ, और इस तरह हम आपस में बात करते जाएँगे। जी, बहुत शुक्रिया फादर जी। जी, बहुत शुक्रिया सैमसन जावेद साहब और नाज़रीन, जितने लोग हमें इस वक़्त सोशल मीडिया पे फ़ॉलो कर रहे हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क जो एनसीएन टीवी है उस पे। और जैसा सैमसन जावेद साहब बता रहे थे कि ये जो आज का टॉक शो है ये हमारे लिए बड़ा अहम है, क्योंकि आपने देखा होगा कि गुज़श्ता चंद महीनों से जो फ़ोर्स्ड कन्वर्शन के वाक़यात हैं उनमें बहुत हद तक इज़ाफ़ा हुआ। और इस पे हमने अपने इसी नेटवर्क पे बहुत सारे प्रोग्राम किए जिसमें मुख्तलिफ पैनलिस्ट हमारे साथ शामिल हुए और उन्होंने शिद्दत से इस बात को महसूस किया और अपनी राय दी कि बेशक हालात जो हैं जैसे भी हों, लेकिन हमें अपने घर में भी झाँकने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि किस तरह हम अपनी नौजवान नस्ल को उनकी तालीम और तरबियत कर सकते हैं और उनको मज़बूत बुनियादें फ़राहम करें, ताकि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी लालच, कोई भी ऐसी चीज़ जो है उन्हें अपने मज़हब से मुनहरफ ना कर सके। उनका ईमान जो है उन्हें खुदावंद यीशु मसीह में पुख्ता रखे। हम सब जानते हैं कि मुकद्दस पौलुस ने कहा था कि कौन-सी चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। तो पूरी एक वहाँ पे लिस्ट है और लिखा है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। तो हमारे लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि जब हम देखते हैं कि बहुत सारे फ़ोर्स्ड कन्वर्शन के वाक़यात हैं, तो उसमें जो बच्चे हैं उनसे बाद में उनका बयान दिलवाया जाता है या वो देते हैं, पता नहीं कौन से हालात होते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें देखने की ज़रूरत है कि नौजवान आज कहाँ पे खड़े हैं। जो कलीसिया ये हलके हैं, उसमें समाजी क़यादत है, मज़हबी क़यादत है, सियासी क़यादत है, हम कहाँ पे हैं? हम नौजवानों की तालीम और तरबियत जो है वो किन खतूत पे कर रहे हैं और क्या कुछ दरकार है इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये सारी जो बातें हैं उनको आज हम
उन पे बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनका किसी ना किसी तरह यूथ के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। तो वो बेहतर तौर पे हमें बता सकेंगे कि जो आज का नौजवान है, जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो उनके शौक क्या हैं? वो क्यों ईमान से दूर हैं या किस तरह उनको वापस लाया जा सकता है? या वो कहाँ पे खड़े हैं? तो ये सारी बातें जो हैं वो आज की गुफ्तगू जो है उसमें हम बातचीत करेंगे। तो जो मौज़ू है आज का वो है नौजवान नस्ल की तालीम और तरबियत जो कि बहुत ज़रूरी है। दुनिया के तमाम लोग जो हैं वो अपने नौजवानों की तालीम और तरबियत करते हैं, उनसे तवक्कुआत रखते हैं, उन पे सरमायाकारी करते हैं, क्योंकि नौजवान ही किसी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। किसी भी कौम का मुस्तकबिल जो है वो मज़बूत नौजवान होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज जो कलीसिया को जिन नौजवानों की ज़रूरत है, वो ऐसे नौजवान जो ईमान से भरे हुए हों, जो बाहौसला और बाकिरदार हों, जो मुस्बत और तख्लीकी सोच के हामिल हों और जो मुश्किल हालात और ज़िंदगी के बहरानों में ज़िंदा रहना जानते हों। तो ऐसे नौजवानों की आज हमें ज़रूरत है। मुक़द्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस के नाम ख़ात में लिखता है कि कोई तेरी जवानी की हक़ारत ना करने पाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई ये ना कहे कि इतना नौजवान शख़्स है और देखें ये क्या कर रहा है। तो इसीलिए आज इस गुफ्तगू में हम बातचीत करेंगे। तो साथ-साथ नौजवान नस्ल की तालीम और तरबियत और आगाही के उनको अवेयरनेस कैसे दी जाए और उनकी तालीम और तरबियत जो है कैसे की जाए। तो हमारे साथ पैनलिस्ट जो हैं वो अपने-अपने शुबा में माहिर हैं और गुफ्तगू का उनके साथ आज मज़ा आएगा बातचीत को आगे बढ़ाने का। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनमें शबाना आरिफ साहिबा हैं, वो प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैदराबाद हैं, वो एजुकेशनिस्ट हैं और नौजवानों के साथ उनकी बहुत सारी डीलिंग है, तजर्बा रखती हैं, वसी तजर्बा। शबाना आरिफ साहिबा, हम आपको आज के इस टॉक शो में खुशामदीद कहते हैं। जी, शुक्रिया, थैंक यू। आकिल शराज साहब हैं, वो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका भी बड़ा वसी तजर्बा है नौजवानों के साथ, तो उनसे भी बातचीत जारी रखेंगे बाद में। आकिल शराज साहब, ये माइक खोलिएगा प्लीज अपना और हम आपको आज की इस टॉक शो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। नैन्सी यूनस साहब भी हमारे साथ शामिल होंगी। अभी वो नहीं शामिल हो सकी, हो सकता है कि वो इन बिटवीन द प्रोग्राम शामिल हों, उनसे हमारा राब्ता हुआ है। वो भी माहिर तालीम हैं और साबका प्रिंसिपल सेंट जोसेफ कॉन्वेंट क्वेटा हैं। उसके अलावा अलीता चौधरी हैं हमारे साथ। अलीता चौधरी जो है वो माहिर तालीम हैं और लेक्चरर हैं सेंट पैट्रिक कॉलेज कराची में और नौजवानों के साथ उनका भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। अलीता चौधरी साहबा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस टॉक शो में। थैंक यू। समर सदीक हैं, नौजवान हैं इटली में और नौजवानों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह करते हैं। वो खुद सोशल एक्टिविस्ट हैं। समर, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस टॉक शो में। थैंक यू सो मच। हमारे साथ सीनियर पास्टर जॉर्ज विंसेंट हैं कराची से। वो अपोलोजिस्ट हैं, डिफेंडर ऑफ फेथ हैं। तो उनसे भी पाकलाम के हवाले से भी कुछ बातचीत करेंगे। पास्टर जॉर्ज साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के टॉक शो में। Thank you very much. God bless you, all of you. ओके, थैंक यू। तो नाजरीन, जैसा मैंने कहा कि जो मौजू जो है वो बड़ा अहम है, जिसमें हम नौजवानों के हवाले से बातचीत करेंगे, नौजवान नस्ल की तालीम और तरबियत और आगाही के बारे में। तो मैं मोहतरमा शबाना आरिफ साहिबा से शुरू करना चाहता हूँ। शबाना आरिफ साहिबा, आपकी भी नज़र है जो वाक़यात और हक़ाइक़ हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं आज के हमारे ईमानी नुक्ता नज़र के हवाले से। हम देखते हैं कि नौजवानों की तालीम और तरबियत स्कूल में, कॉलेज में निसाबी तालीम तो उन्हें मिलती है, तो जो मज़हबी तालीम और तरबियत है वो लगता है कि कहीं उसका फुकदान है, या तो नौजवान उससे मुनहरफ हैं, दूर होते जा रहे हैं, या हमारे साथ कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं है नौजवानों के लिए जो कि उन्हें अट्रैक्ट कर सके। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? गुड इवनिंग ऑल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तालीम और तरबियत, ये हमेशा से हमने ये लफ्ज़ जो है दोनों साथ सुने थे कि तालीम और तरबियत, और ये
जो हमारे तालीमी इदारे हैं, उन्हीं का काम था कि तालीम भी दें और साथ-साथ बच्चों की तरबियत भी करें, फॉर्मेशन भी हो उनकी। लेकिन तालीम तो हम देखते हैं कि जो इदारे हैं, तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ किसी हद तक दे रहे हैं। ये भी अब मैं तालीम के भी उसमें कहूँगी कि जिस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से तालीम भी नहीं दी जा रही है, ख़ासकर जो हमारे सरकारी इदारे हैं। और लेकिन तरबियत तो नज़र ही नहीं आती है हमें कहीं भी। मैं क्योंकि एक सरकारी कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, तो मैं उसी हवाले से ज़्यादा क्योंकि मैं जनरल बात करूँगी, सिर्फ़ अपने मसीही नौजवानों की नहीं, एक जनरल मैं बात करूँगी कि हमें तरबियत तालीम की। उसमें जो है बहुत सारे अवामिल का हाथ है कि जो हमारे बच्चों की तरबियत नहीं हो रही। उसमें जो है स्टेक होल्डर्स हमारे अपने जो है टीचर्स आ जाते हैं, उसके बाद वालिदैन, सोसाइटी और ये सब जो हैं उसको किसी न किसी हद तक ज़िम्मेदार हैं, बच्चों की तरबियत को के ना होने की जो कि पीछे रह गई है। तो हम देखते हैं कि बच्चे जब आते हैं अपने स्कूल, कॉलेज वगैरह में आते हैं, तो ज़्यादातर जो है वो अपनी जो भी उनकी तरबियत हुई है, वो अपने घर से उनको उनको मिलती है। और जो है स्कूल का या कॉलेज का या तालीमी इदारे का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। तो इस ऐसे माहौल में जो है माँ-बाप पे और घर पे जो है बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ जाती है। हम कि वो अपने बच्चों की तरबियत जो है जहाँ करते हैं हम देखते हैं कि वहीं ज़्यादातर घर पे क्योंकि टाइम बच्चे गुज़ारते हैं, तो जो कुछ वो घर में करेंगे, घर में सीखेंगे, वही अपने साथ जो है वो लेके उनकी नज़र आती है तरबियत। जब वो अपने तालीमी इदारे में जाते हैं तो उनकी तरबियत वहाँ नज़र आती है, कि वो किस घर से, किस माहौल से आए हैं। और एक जो पहले माहौल था, काफ़ी साल पहले जो हमने सुना था, ख़ासकर जो हम अगर पढ़े हैं मिशनरी इदारों में, तो वहाँ हमें नज़र आती थी तरबियत भी। लेकिन अभी किसी हद तक है, मैं कहूँगी कि अपने मिशनरी इदारों में अभी भी किसी हद तक है जहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं। लेकिन जो है अपने सरकारी और दूसरे नीम सरकारी इदारे ख़ासकर वहाँ पे हमें बिल्कुल जो है इसका फुकदान नज़र आता है बच्चों की तरबियत का। और एक कहा जाता है जो नफ्सियातदान कहते हैं कि बच्चे की शख्सियत बन जाती है 3-4 साल तक जो उसको आदतें पड़ जाती हैं, जो शख्सियत उसकी बन जाती है, वो उसके साथ लाइफ टाइम रहती है। तो बच्चे की जो 3-4 साल वो कहाँ गुज़ारता है? घर में गुज़ारता है। उसके बाद ही वो किसी तालीमी इदारे में या सोसाइटी में जाता है और दूसरों से बाहर से लोगों से उसका इंटरैक्शन होता है। तो जब हम माँ-बाप का ये बहुत बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है माँ-बाप के और घर के जो भी अफ़राद हैं उनके काँधों पे कि वो बच्चों की अच्छी तरबियत करें और उससे आपको फ़र्क नज़र आएगा। जब बच्चे हम देखते हैं अपने तालीमी इदारे में जो हमारे पास बच्चे आते हैं, तो हमें उनकी पीछे से जो तरबियत हुई है, घर से जो तरबियत हुई है, उसमें जो है साफ नज़र आती है और फ़र्क नज़र आता है बच्चों की कि किसकी कैसी तरबियत हुई है। तो ये सबसे पहले तो समझे घर की और माँ-बाप की ज़िम्मेदारी। उसके बाद जब वो आ जाते हैं अपने तालीमी इदारों में, स्कूल में आता है एक छोटा-सा बच्चा 3 साल का, आजकल तो 2.5 साल के बच्चे जो हैं स्कूल जाने शुरू हो जाते हैं। तो फिर जो है टीचर का जो है वो रोल शुरू हो जाता है, कि वो बच्चों की जो है वो तरबियत करे। तो हम आजकल जो ये किसी हद तक टीचर्स ने भी जो है ये ज़िम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन जो है अच्छे इदारे हम देखते हैं जो तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर टीचर्स अपनी ये जो है ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और बच्चों को तरबियत देने की किसी हद तक कोशिश करते हैं। और उससे जो है बच्चों की तालीम के साथ-साथ तरबियत का भी आगाज़ होता है और उसका जो स्कूल घर से सिलसिला शुरू हुआ है, वो स्कूल में भी जारी रहता है, उनकी तरबियत का सिलसिला जारी रहता है। इसके बाद हम जो है जब हम मज़हबी उसकी तालीम की बात करते हैं,
तो हमारे जो घर तो डेफिनेटली है ही है कि हर कोई बच्चा जो है एक किसी न किसी घर में जिसमें भी पैदा होता है अपना एक मजहब लेके पैदा होता है, और वो जो है वो अपनी मर्जी से वो मजहब नहीं अपनाता है जो भी, और घर से ही उसकी जो है मजहबी तालीम भी उसकी शुरू होती है। और माँ बाप का जो है ये खासकर मसीही हमारे जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनका यही जिम्मेदारी है कि वो बेसिक चीजें जो है वो घर से अपने बच्चों को मजहबी तालीम की उनको बताना शुरू करें और उनको चर्च लेकर जाएं, और अपने जो तालीम है उसका आगाज घर से कर दें। उसके बाद हमारे जो मसीही लीडरान हैं, हमारे जो मसीही रहनुमा हैं, उनका रोल शुरू होता है कि वो बच्चे को जब वो चर्च आए तो उनको जो है किस तरह से उनकी की जाती है, मजहबी तरबियत की जाती है, मजहबी तालीम उनको दी जाती है। और जो है वहाँ पे उनको अक्सर जो हमने देखा है चर्चिज में संडे स्कूल वगैरह का जो सिलसिला है वो होता है, और बच्चे वहां से बहुत अच्छे तरीके से जो है तालीम अपनी जो है मजहबी तालीम हासिल करते हैं। और इसी तरह से अगर इन इन तरीकों से बच्चों की तालीम और तरबियत जारी रहती है तो कोई इसमें डर की बात नहीं है, हमें कोई इसमें शुबा नहीं है कि आगे जाके उनकी, क्योंकि यही इसको हम बुनियाद कहेंगे कि ये मजबूत उनकी अगर बुनियाद पड़ गई है तो वो आगे जाकर जो है भटकेंगे नहीं और आगे जाके जो है वो गुमराह नहीं होंगे। जी जी शबाना आरिफ साहब बहुत शुक्रिया, बाद में भी आपसे पूछेंगे। मैं आकिल शिराज साहब जो है उनकी तरफ बढ़ता हूँ, समाजी कारकुन है और नौजवानों के साथ भी उनका बहुत ज्यादा राब्ता रहता है। आकिल साहब जरा ये अपना माइक ऑन कर लीजिए। अभी आपने गुफ्तगू सुनी शबाना आरिफ साहबा की, उन्होंने कहा कि जो बच्चा जो है बड़ी छोटी उम्र में उसकी तरबियत का अमल जो है वो शुरू हो जाता है और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है सोसाइटी की तरफ बढ़ता है तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो सोचने की बात है कि उसकी तरबियत कैसे हो रही है। आज आप नौजवानों को कहाँ पे देखते हैं, जो मसीही नौजवान है वो कहाँ पे खड़ा है अपने ईमान के लिहाज से? आप किस तरह देखते हैं नौजवानों को, उनकी एक्टिविटीज के लिहाज से? क्या वो मजहब से बरगश्ता हैं, मजहब से दूर हैं, गुमराह हैं, क्या है? नौजवान जो है मसीही नौजवान कहाँ पे खड़ा है? दामन में सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे सेकंड टाइम आज जो है मौका दिया कि हम पूरी जो हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो आए और आके अपनी कौम के लिए रिप्रेजेंट करें। बड़ा अच्छा टॉपिक चुना गया है जो कि आज के मौजूदा के दौर के ऊपर है, जो कि सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के करंट सिचुएशन पे। तो मैं सबसे पहले मैं आपको खराजे तहसीन देता हूँ जुवेद साहब को, सैमसन जुवेद साहब को और न्यू कासल को। खुदावंद आप सबको बरकत दे। शुरू करता हूँ। चलती दुनिया पर खुदा की रहमत जब जोश में आई, चलती दुनिया पर खुदा की रहमत जब जोश में आई, वसीले से मसीह यस्सु के दुनिया होश में आई। खुदावंद में सबकी सलामती हो। सिस्टर जी ने मैडम शबाना ने बड़ा खूबसूरत एक तरतीब से उन्होंने एक लेके आ रहे थे और उन्होंने तरतीब लेके आए कि बचपन से लेके माँ बाप की जिम्मेदारी से लेके, मुझे अच्छा लगा। तो मैं भी उसी तरफ थोड़ा सा चलूंगा कि अगर हमने अपने बच्चों को, आज जो सिचुएशन हो रही है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर जो परसिक्यूशन हो रही है, फोर्स कन्वर्जन हो रही है, फोर्स मैरिजेस बच्चियों के साथ हो रही है और रेपिंग हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, स्लॉटरिंग हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, और ये बहुत सारी जो है हम फेस कर रहे हैं, जो कि बीइंग एक क्रिश्चियन कम्युनिटी होते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जो है ना वहाँ पे फेस कर रहे हैं। उसके हवाले से अगर हम अपने बच्चों को अवेयरनेस देने के लिए आज प्रोग्राम रखा है, तो अवेयरनेस के लिए हमारा जो एक मोटो, हमारा एक जो टारगेट है, वो हमें एक कौम बनाना है। बच्चों को हमें कौम कैसे, एक मसीही कौम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें जो चीज़ें तरतीब से, जैसे सिस्टर जी ने भी बताया है, तो मैं भी थोड़ा सा उधर से लिंक करता हुआ आऊँगा कि हमें वाकई आज हमें इसकी ज़रूरत है, फिर जाके हम लोग कौम बनाएंगे। अदरवाइज भले उसमें टाइम पीरियड का कोई लिमिट नहीं, ये नहीं कि 1-2 महीने के 2 महीने के अंदर हम लोग अपनी कौम को कौम बना देंगे, नहीं, सालों गुजर जाते हैं, ठीक है, कौम बनाने के अंदर।
तो हमें अपने बच्चों को सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है, जिन्होंने बच्चों को घर से ट्रीट करना होता है और जाके उनको पहचान, जैसे सिस्टर जी ने बोला कि पहचान हो कि ये फलां खानदान या अच्छे खानदान का बच्चा है, ये चीज। तो हमें अपने बच्चों को एक अपनी इन्वायरमेंट देनी है, जो सबसे पहले दोस्ती करनी है बच्चों से, बेटियां हों या बेटे हों, उनको अपने दोस्त घर के अंदर बनाएं। अगर बच्चे छोटे हों बड़े हों, उनको अपने दोस्तों की तरह ट्रीट करें, दोस्त बने। एनवायरमेंट घर की बड़ी पीसफुल होनी चाहिए, अमन होनी चाहिए, खुश आइन होनी चाहिए घर की जो एनवायरमेंट है हमारी। उसके अंदर अगर कोई मियाँ बीवी के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा होता भी है, तो हमें बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। एक बच्चों को सेपरेट करें, या आपने जो भी आपने करना है बच्चों के सामने किसी को, ये सारी इन्वायरमेंट आपने बस पीसफुल इन्वायरमेंट घर की हमने करनी है, बच्चों को एक नमूना देना है। फिर बच्चों को सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, हमें घर के अंदर एक मजबा लगाना है दुआ के लिए। हमने जो यूसुफ यूहन्ना नहीं बनाया, या पिछले दिनों में एक एमएनए हमारी जो है क्रिश्चियन सी, वो मुसलमान होगी, हमने वो लोग नहीं करना, इतने पढ़ लिख के भी भाग जाए, ये नहीं हमने करना। हमने जब बच्चों के घर के अंदर एक एनवायरनमेंट जब हमने बनानी है, मसीही एनवायरनमेंट बनानी है, तो उनको बच्चों को एक नमूना देना है। जब आप लोग माँ बाप पेरेंट जब दुआ के अंदर या लेके अपने बच्चों को बैठेंगे, तो बच्चे ये अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, बच्चों को हमने घर से नमूना देना है, उसके बाद जो है बच्चे जाएंगे। फिर इसके बाद आजकल का दौर है, आजकल का दौर है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, ये सारा मोबाइल, हर एक बच्चे के पास मोबाइल है। हम अपने बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हैं, मैं भी बच्चों वाला हूँ, आप भी हैं। मोबाइल को हम डांट डांट के बाद दफा बच्चों को डांटते रहते हैं, मोबाइल रख दो, छोड़ दो बेटा, ये क्या है, छोड़ो, 24 घंटे लगे। ये घर की इन्वायरमेंट बन चुकी है। हमने जब दोस्त बनाएंगे बच्चों को, तो बच्चों के वो मोबाइलों से ही, उसी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से ही हम बच्चों से काम ले सकते हैं। वो कैसे? बच्चों को असाइनमेंट दे दें, पढ़े लिखे बच्चों को असाइनमेंट दे दें, उनको बोलें बेटा हमें असाइनमेंट ये है कि तुम्हारा हम आप बच्चों को बताएं कि मैं कल या परसों या नेक्स्ट वीक आपसे सबसे ये पूछूंगा कि पाकिस्तान के अंदर हमारे कुर्बानियां क्या थी, हमारे बुजुर्गों की, पाकिस्तान कैसे वजूद में आया, पाकिस्तान के अंदर कितने किडनैपिंग हुई है हमारी बच्चियों की, एक साल के अंदर पिछले साल का डाटा निकालिए, इस महीने का डाटा निकालिए, कितनी किडनैप हुए, कितने ये मर्डर हुए, स्लॉटरिंग हुई, कितनी ब्लास्फेमी हुई। तो ये बच्चों को मोबाइलों के अंदर भी, वो बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, बच्चे मोबाइलों के लगे रहेंगे, वो आपको असाइनमेंट निकाल के देंगे। और बड़ी एक मैं समझता हूँ कि वो बच्चों को जब हम ये असाइनमेंट देंगे, बच्चे खुशी से करेंगे, कबूल करेंगे और हंसी खुशी करके फाइंड आउट कर लेंगे, फौरन से पहले फाइंड आउट करके। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ अपने बच्चों को और पेरेंट्स को कि मोबाइल जो है उसके अंदर गूगल जो है, गूगल के अंदर गंद खोलेंगे तो इतना गंद खुलेगा जिसकी इंतहा ही नहीं है, लेकिन उसमें जब पाकीज़गी खोलेंगे उसके अंदर इतनी पाकीज़गी खुलेगी, जितना मर्जी आप खोलते जाएं पाकीज़गी खुलती जाएगी। तो हमें बच्चों को हर तरह से ट्रीट करना है और दोस्त बना के हम ये काम करेंगे। उनको काउंसलर बनाएं, उनको असाइनमेंट दें, मोहल्लों के दें, पुअर एरिया के दें, गांव के दें। बच्चों को जब आप काउंसलर बना देंगे, उनको बच्चों को ट्रीट कर देंगे, बना देंगे, उनको ट्रेंड कर देंगे कि हमें बच्चों को जाके क्या करना है। जाके ये हर बात हम पादरियों पर ना डाल दें कि पास्टर साहब की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी साहब, सबसे बड़ी मानवीय भाई जिम्मेदारी हमारी पेरेंट्स की है। घर से हमने बच्चों को तैयार करना है। जब वो बच्चे बाहर निकलेंगे तो हमारी पहचान होगी। फिर वो बच्चे जब खुदा का कलाम साथ ले रहे होंगे, बिब्लिकल स्टडी ले रहे होंगे, किसी मर्द खुदा या खुदा का खादम उनके साथ जुड़ा होगा, उस घर में उसका आना जाना होगा, तो फिर जो है ये हमारी कौम बनेगी। आज इसराइल की मिसाल देता हूँ। इसराइल एक करोड़ 20 लाख है सिर्फ दुनिया के अंदर, 1 करोड़, और वे पूरी दुनिया को खुदा की कौम है, इसलिए कि वो खुदा के पसंदीदा कौम बनी और खुदा ने उनको पसंद किया, उनको बरकत दी हुई है। आज हम भी बरकत ले सकते हैं, भले साल लग जाए, लेकिन हम अपने बच्चों को जब आप घर से बिब्लिकल तालीम देंगे, कलाम का, खुदा का खौफ उनको सिखाएंगे, चैरिटी करना सिखाएंगे, वेलफेयर करना सिखाएंगे बच्चों को, तो फिर वो बच्चे जो है कभी हमारे इधर उधर कभी नहीं होंगे। इसके बाद मैं आ जाता हूँ कि बच्चों को जब हम असाइनमेंट अपने आर्मी में जैसे हैं, एयरफोर्स में हैं, जो हीरो हैं, उनके बारे में असाइनमेंट दें उनको। कितने हमारे बच्चों को हमारी तारीख के नहीं पता,
हमारी तारीख उनको पता हो 47 के बाद हमें ये पता है कि हमारी जो उनको असाइनमेंट दें बच्चों को, उनको खुद बताएं। अगर बच्चों को नहीं पता, नहीं ट्रेस कर रहे, बच्चों को खुद बताएं ये सारी चीजें कि हमारे साथ कौन कौन से बिग जो है इंसिडेंट कितने हुए हैं पाकिस्तान में। बच्चों को, हमारे को ये नहीं पता होगा कि टोटल इंसिडेंट, मेजर सानिया मेजर इंसिडेंट कितने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। शांति नगर है, गोजरा है, बदामी बाग है, चर्च ब्लास्ट है पेशावर में, ये यमुनाबाद के केसेस हैं, इस तरह बहुत केसेस हैं। बच्चों को सर मोबाइलों के डिजिटल तरीके से हम भी यूज करें उनको। हाँ, जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, गांव में चले जाता हूँ मैं, जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो हम जो बच्चे ट्रेंड कर रहे हैं इनको असाइनमेंट देते हैं, पादरी को, एल्डर्स को, उनके जो भी हमारे काउंसलर हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं, फिर कम्युनिटी लीडर्स हैं, तैयार करें उनको। तो ये हमारा एक मुआशरा बनेगा, हमारी एक कौम बनेगी। मैं चाहता हूँ कि हमारे टाइम लग जाए लेकिन ये स्लो स्टडी हो, लेकिन एक मुआशरा, एक कौम बनाए बच्चों को। जब कौम बनेंगे, बच्चे कौम बनेंगे, तो फिर ये देखिएगा ना यूसुफ ये होना बनेगा, ना बेटी हमारी ना जेबा कपड़े पहनेगी पाकिस्तान के अंदर, तो ना बेटी कोई हमारी इस तरह ट्रैप होगी किसी मुसलमान से कि बेटा ये आप तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, आपकी तो आंखें ही बड़ी खूबसूरत हैं, आपसे पे क्रिश्चियन लग ही नहीं रही। तो ये सारी बातें जो है, ये बच्चे हमारे ट्रैप नहीं होंगे फिर किसी से। ये बहुत सारी बातें हैं इस तरह। ये मेरे पास 25 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं इसके ऊपर, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ज्यादा बोलूंगा दूसरों को भी मैंने टाइम देना है। आकिल ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो चुका है, तो इसके जी। बाद नेक्स्ट में आप रखो इनको। जी 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 नहीं नहीं, मैं फिर इसके बाद अगर मुझे 1 मिनट देंगे, 2 मिनट, तो मैं दो बातें सिर्फ और बोलूंगा। एक तो हमारी कौम जो बच्चों को, हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अगर हम मुसलमानों से दोस्तियां बढ़ाते हैं, फख्र महसूस करते हैं, तो उनको खुदारा मैं हाथ जोड़ता पूरी कौम से, उनको घरों के अंदर मत घुसाएं उनको। एक बात करना चाहता हूँ। दूसरा, जो बेटियां, हमारी जवान बेटियां, जो खासकर बेटियों के लिए बोल रहा हूँ, बेटों को भी बोल रहा हूँ, उनके भी है, लेकिन जो बाहर के काम कर रही हैं, जॉब्स कर रही हैं बाहर, उनके लिए स्पेशल बोलूंगा। अगर वो घर पे कोई मोबाइल लेके आ रही है, कोई पैसा लेके आ रही है, कोई फ्रिज लेके आ रही है, तो उसकी सैलरी के मुताबिक वो नहीं है, तो आप उसको चेक एंड बैलेंस रखें बच्चों का, उसको पूछें ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम गलत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को घर पे ट्रेंड करें, बच्चों को माँ पेरेंट्स की ज्यादा मैं जिम्मेदारी लेके आता हूँ। चर्चेस की तो बाद में, स्कूल कॉलेजेस बाद में, सेकंड नंबर पे स्कूल कॉलेज, थर्ड नंबर पे चर्चेस कर लो, लेकिन ये सब बाद में आते हैं, लेकिन पेरेंट्स की बहुत सारी जिम्मेदारी देता हूँ। खुदावन में सबकी सलामती हो। जी गॉड ब्लेस यू। जी आकिल साहब, बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो आपने बातें की, बड़ी प्रैक्टिकल बातें की, छोटी छोटी बातें, जिसमें कि किस तरह हम ख्याल रख सकते हैं घर में, और किस तरह बच्चों की तालीम और तरबियत हो। आपने कहा कि मसबा होना चाहिए जहाँ पे वो दुआ आप वो करें, आप बच्चों को सिखाया जाए कि दुआ जो है वो कितनी अहमियत रखती है उन सब के लिए। तो बाकी मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरत बातें, और ये जो वीडियोज हमारी हैं ये फेसबुक पे भी मौजूद रहती हैं, उसके बाद यूट्यूब भी है, और मैं समझता हूँ कि जो डायरेक्टली नहीं देख सकते वो बाद में भी इन बातों को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। अलीता चौधरी साहब, आपने देखा कि आकिल साहब जो है वो किस तरह बड़े जोश के साथ उन्होंने नकात जो है उठाए हैं कि किस तरह हमने कोई इस तरह की मिसालें कायम नहीं करनी कि कोई और यूसुफ जो है ना बने, अपने ईमान को छोड़ दे, जिंदा यसु को छोड़ दे। आप देखें, जब भी हम बहुत सारे हमारे मुस्लिम दोस्त हैं, वो जब कोई बात होती है तो वो कहते हैं कि जब कोई इस तरह के वक्त तो हमें तकलीफ होती है। तो मैं समझता हूँ कि जब हमारा भी या कोई भाई या बहन वो उनको मजबूर किया जाता है किसी भी तरह मजहब छोड़ने से, तो हमें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम यीशु को प्यार करते हैं, हम यीशु के मानने वाले हैं। तो क्योंकि आपका नौजवानों के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है, आप लेक्चरर हैं सेंट पैट्रिक कॉलेज कराची में, तो आप क्या देखती हैं कि देखा गया कि जो अट्रैक्शन है जो वर्ल्ड में, दुनिया में, वो बहुत ज्यादा है नौजवानों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि उससे कहीं ज्यादा अट्रैक्शन हमने पैदा करनी है, या तो चर्च पैदा करे, कुछ प्रोग्राम ऐसे लेके आए क्रिएटिव तरीके से जो नौजवान उसकी तरफ बढ़े, या फिर घर में कोई ऐसा माहौल हो, जिस तरह आकिल साहब भी कह रहे थे कि आप घर में माहौल पैदा करें। तो ये एक बड़ी प्रैक्टिकल जिम्मेदारी, आप किस तरह देखते हैं इन चीजों को? अलीता बहन, मैं एक इजाफा करूंगा, क्योंकि आप जी, एक बच्चों की प्यारे प्यारे बच्चों की माँ भी हो, और आपका कॉलेज लेवल थोड़ा हाई है,
तो ये एक काफी मूवमेंट चल रही थी कि जो बच्चों का बैग है, इतना भारी बैग है कि उठाना मुश्किल होता है, कितना उसके साथ किताबें, अज़ाफ़ी किताबें हैं। फिर माँ-बाप को जो है उनको खुद होमवर्क कराने में कितना टाइम लग जाता है, चूँकि बच्चा एक घर में वक़्त ज़्यादा गुज़ारता है और वो वक़्त जो है माँ-बाप तो उनको काम कराने में, होमवर्क कराने में इतना गुज़ार देते हैं। क्या हमारा तालीमी निज़ाम की भी आप ज़रूर बात करें कि इस तरह के एक्स्ट्रा बुक इतना भारी, ये गवर्नमेंट ने भी बड़े लेवल पे उठाया था, साथ इसको भी ज़रूर अटैच करें। जी, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबको इतनी मैंने अच्छी बातें सुनी, शबाना साहिबा की भी और आकिल साहब की भी। बहुत अच्छी बातें की उन्होंने। और शबाना साहिबा की बात मैं थोड़ा सा उसको लेके चलूंगी। देखिए, लाइफ, मैंने पहले भी जब आपने मुझे बुलाया था तो मैंने एक बात कही थी, दैट इज अ लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जब बच्चा पैदा होता है समझ लो उसकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो वी टीच देम इन सर्टेन वेज। फिर वही मरहला, घर पे ज्यादा तालीम दी जाती है, पेरेंट्स ऑलवेज गाइड देम। फिर आ जाता है मामला संडे स्कूल और दूसरी जगह पर। व्हेन द चाइल्ड इज बीन पुट टू अ प्रैक्टिकल शेप लाइन के, जब आप आते हैं संडे स्कूल में, मैंने एक चीज नोट की है, हम लोग बताते हैं बेटा ये करें, वो करें, ऐसा करें। वी हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द चाइल्ड। हमें चाहिए बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। हम कहते हैं बेटा ये बुरी बात है, इसको नहीं मारो, चोरी करना बुरी बात है। मतलब वी से हम बोल देते हैं, हम बच्चों को डिस्क्राइब नहीं करते कि बेटा अगर ये बुरी बात है तो क्यों बुरी बात है, उसको क्या नुकसान पहुंचेगा। तो ये थोड़ा सा मैं कहूंगी कि संडे स्कूल्स में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा कर देते हैं, वो जो खुद ही 8वीं 7वीं में होते हैं, वो संडे स्कूल टीचर्स बने होते हैं। तो एटलीस्ट संडे स्कूल टीचर्स शुड बी experienced enough to tell them what is good and bad। अपने एक्सपीरियंस से बंदा पढ़ाता है, तो एक्सपीरियंस टीचर होना चाहिए संडे स्कूल में। एक ये बात। सेकंड, मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी आकिल साहब की। उन्होंने कहा कि घर में हमें प्रेयर, फैमिली लाइफ, यस आई डू स्ट्रांगली एग्री विद दिस। हमें अपने घर में मेमोरीज बनानी चाहिए। हाउ वी क्रिएट मेमोरीज टू व्हेन वी शेयर टाइम विद अ स्टूडेंट। जब हम बच्चों के साथ टाइम शेयर करते हैं तो हम मेमोरीज बनाते हैं। ये मैंने पहले भी कहा था एक दफा, और ये मैं फिर कहूंगी, बिकॉज अब जो मुझे लैग लगता है ना जनरेशन में और हम में, वी हैव ऑलरेडी जनरेशन गैप तो है हमारे पास, मगर जो हम टाइम नहीं देते बच्चों को, इट्स मीन वी आर मोर लैकिंग, वी आर गोइंग डाउन। वी शुड गिव टाइम। अभी आकर साहब ने इतनी अच्छी बात की कि व्हाई डोंट वी डाइवर्ट देम टू द पॉजिटिव क्रिएटिंग। हम क्रिएटिविटी पैदा करें। मोबाइल ऑफ कोर्स एवरीबॉडी यूज इट, व्हाई डोंट वी डाइवर्ट देम टू समथिंग पॉजिटिव। यस, ये पॉजिटिविटी कैसे आएगी? काउंसलिंग से। जब तक बच्चे को आप काउंसल नहीं करेंगे, पॉजिटिविटी ऐसे नहीं आती बच्चों में। सी दे हैव एन ऑप्शन। मोबाइल में उन्होंने खुद बोला और हम सब जानते हैं, अच्छी चीजें भी बहुत है, बुरी चीजें भी बहुत है। ह्यूमन नेचर इट अट्रैक्ट्स मोर टुवर्ड्स नेगेटिव थिंग। मगर ये हमने बच्चों को एक सोच दे देनी है, बेटा ये गलत है, ये हमने नहीं करना। जब आप बच्चों को सोच दे देते हैं, ऑटोमेटिकली दे विल ड्राइव टुवर्ड दैट थिंग। नेक्स्ट, इन्होंने मुझे एक बात बोली, मुझे अच्छी लगी। मतलब व्हेन ही वाज शेयरिंग, पेरेंट्स, जब हमारी नौजवान लड़कियां बाहर जाती हैं, व्हेन दे आर ब्रिंगिंग समथिंग, पेरेंट्स डोंट आस्क। बिल्कुल, दे शुड बी विजिलेंट। पेरेंट्स को विजिलेंट होना चाहिए। आप ट्रस्ट करें, बिल्कुल करें, ब्लाइंड ट्रस्ट करें, बट विद ओपन आईज। मैं तो यही कहूंगी, यू डू ट्रस्ट करें बट ओपन है, अपनी आंखें खुली रखें। आप अपने बच्चों को देखें कि व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग। अब मैं उनको जवाब दूंगी। इन्होंने मुझसे पूछा था कि कॉलेज में बच्चे अट्रैक्ट क्यों होते हैं। एक बात और, मैंने बहुत से बच्चों में, मतलब आईटी, मैंने प्री मेडिकल, कॉमर्स, सबको मैं पढ़ाती हूँ, वहां मैंने एक चीज नोट की है। मैंने पहले भी कहा था कि बच्चे बहुत ज्यादा ब्रोकन फैमिली, बहुत ज्यादा नहीं, बट देयर सम स्टूडेंट, दे दोज हु आर कमिंग फ्रॉम द ब्रोकन फैमिली। ब्रोकन फैमिली मींस वेयर द पेरेंट्स आर नॉट यूनाइटेड, या तो डिवोर्सी हैं या कोई ना कोई मसला होता है। फिर, और अगर ये नहीं है तो माँ बाप बच्चों के सामने बेनतहा फाइटिंग। मिस, माय फादर वाज फाइटिंग विद माय मॉम, शी सेपरेटेड, वो वहां चली गई है। मतलब ये चीजें बच्चों को करती हैं, तो उनको अफेक्ट करती हैं। फिर एक बहुत अहम बात, जब हम बोलते हैं, व्हेन वी से समथिंग, सी वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। हम जब दुआ करते हैं तो वो अल्फाज बहुत कीमती हो जाते हैं, एंड इट हैज वेरी वेरी पावर। जब हम बोलते हैं तो उसमें बड़ी पावर होती है।
व्हेन वी कर्स आवर चाइल्ड, जब हम अपने बच्चों को कर्स करते हैं ना, आप तो है ही ऐसे बेटा, आप तुमने तो यही होना है, तुमने तो ऐसे ही कर लेना है, हमें अपने अल्फाजों को इस्तेमाल करना चाहिए बहुत अच्छी तरह। बच्चों को कर्स नहीं करें। कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में ये चीज रह जाती है कि मिस, माय मदर वाज टेलिंग आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मेरी अम्मी ने कहा था कि मैं तो हूं ही ऐसी, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। मेरी मम्मी हमेशा मुझे ऐसे कहती रहती। सी, बच्चों को आप इतना कॉन्फिडेंस दे, आप उनके साथ सही भी रहें, फ्रेंडली भी रहें, एंड यू कैन बी स्ट्रिक्ट विद देम आल्सो। कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे को कब मिलता है? व्हेन यू टॉक विद देम, व्हेन यू बी फ्रेंडली विद देम। तो ये, और मैंने अपने कॉलेज में देखा है कि हमारे वहाँ टीचर्स जो है अपने लेवल पे हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। अब जब मैंने पहले भी कहा था कि व्हेन आई वाज टीचिंग 30 गर्ल्स, तो मुझे ऐसे लगता है दैट आई एम प्रिपेयरिंग 30 फैमिलीज, मैं 30 खानदानों को तैयार कर रही हूँ। हाउ दीज गर्ल्स हैव टू गो आउट, हाउ दे हैव टू अपनी फैमिलीज कैसे रन करनी है। यही बच्ची है, ये बहू बनेगी, ये माँ भी बनेगी, इसने दूसरे रिश्तों को भी निभाना है। हम जब इन बच्चियों को ट्रेंड करते हैं, व्हेन वी आर ट्रेनिंग देम, तो वी कीप ऑल दीज थिंग्स इन आवर माइंड कि हमने बच्चों, और ये सब होता है एजुकेशन से। मैंने बहुत सी ऐसी फैमिली देखी है जहाँ पर बच्चों के ब्रोकन फैमिली तो होती, बाद में पता चलता है कि इवन द मदर इज इन्वॉल्व विद समबडी एल्स। तो माँ बाप को भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। ये नहीं कि लाइक मदर और फादर इज हैविंग अफेयर विद समबडी एंड दे आर टेलिंग टू द चिल्ड्रन कि बेटा ऐसे नहीं करो। नो, दे कॉपी यू, वो आपको कॉपी करते हैं। पेरेंट्स को बच्चे कॉपी करते हैं। Whatever you are doing, they imitate you. We are the mentors, teachers, the parents, mothers are mentors. माओ को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अपनी बच्ची को अवेयरनेस दे। मदर का करेक्टर खुद स्ट्रांग होना चाहिए। हर माँ कोशिश करती है कि अपनी बच्ची को अच्छा ही बनाए, एंड शी वांटेड टू गिव द बेस्ट एजुकेशन। मगर फिर भी आपको अपने आप को भी देखना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमें अपने आप पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि बिब्लिकल पेरेंटिंग, Christian parenting is a biblical parenting and it's not easy. जब हम biblical parenting की बात करते हैं तो it means that we are talking something on very high level. हम बाइबल को भी इन्वॉल्व करते हैं, उसकी टीचिंग्स को इन्वॉल्व करते हैं। So when we are teaching something, so we have to be very straightforward, we have to be very firm, whatever we are teaching to our children. हमें अपने बच्चों को बेस्ट तालीम देनी है और हमें अपना नमूना तैयार करना पड़ता है। We have to be, अगर मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची गाली दे तो मैं भी गाली नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि वो चीटिंग करे तो मैं भी चीटिंग नहीं करूंगी, because I wanted to create an example in front of her. So I as a mother have a very very big responsibility. Being a mother or motherhood is not easy. हम तो कहते हैं ना कि भाई वो माँ है वो देख लेगी। नो, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वॉट एवर वी आर टीचिंग। फिर बात आ जाती है टीचिंग से। अगर जो माएँ घर पे तालीम, हो सकता है घर का एनवायरनमेंट ऐसा है, व्हाट अबाउट स्कूल, व्हाट आर इंस्टीट्यूशंस आर गिविंग, वी टीचर्स हैव टू गिव देम वैल्यूज। जब हम अपने बच्चों को वैल्यूज देंगे, दे विल स्टार्ट गेनिंग इट। टीचर्स का बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है, बिकॉज वी आर द वन हु पेनिट्रेट गुड थिंग्स इन इट। when we boost them, when we encourage them, they can do wonders, which is what I believe. टीचर्स की डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है। बाज़ औक़ात नो डाउट घर से आप आते हो ब्रोकन फैमिली से, देन व्हाट द टीचर्स आर डूइंग, हमारी बीइंग अ क्रिश्चियन टीचर हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? व्हाट आर वी डूइंग? क्या हमारे इदारे जो हैं, क्या हम लोग नहीं इन बच्चों को ट्रेन कर सकते? यस वी डू। शबाना साहिबा ने बहुत अच्छी बात बोली कि इवन द टीचर्स आर नॉट फुलफिलिंग द जॉब्स। यस, आई एम 110% पे, बिल्कुल ठीक कह रही हैं वो। कहीं ना कहीं टीचर्स आर आल्सो लैकिंग डाउन। आपने बात की उसके बारे में दैट ऑब्वियसली इतना होमवर्क दे देती हैं टीचर। बिल्कुल, हमारा निज़ाम भी थोड़ा सा देखें। बच्चों को हमने डायरेक्ट क्लास 1 में प्रोफेसर नहीं बनाना होता। मैंने देखे क्लास 1 के बच्चों का बैग इतना भारी होता है, ये जो आपने भी क्वेश्चन पूछा था, इट्स वेरी ट्रू। मैंने देखा क्लास 1 के बच्चे जो हमारे पैट मैंने हर जगह देखे, इतना लोड हम बच्चों पे डाल देते हैं, हम कहते हैं अभी से ही प्रोफेसर बन जाए। मैं वही बात कहूंगी, क्लास 1 में हम सिर्फ उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें। अगर कॉन्सेप्ट बच्चों के क्लियर हो गए, बाकी रास्ता बच्चा खुद बना लेता है। गिव देम एन आइडिया, सोच दे दें बच्चे को कि बेटा ऐसे करना है। जब आप एक को सोच देंगे तो वो बच्चा सोच लेके आगे जाता है, एंड दैट मैटर्स अ लॉट व्हाट यू आर टीचिंग एंड हाउ यू आर टीचिंग। ललिता बहन बहुत शुक्रिया। असल में थैंक यू वेरी वही मच। था कि जब आप तरबियत करते हो, एक बच्चे से तरबियत शुरू होती है।
जब आप बच्चे की तरबियत नहीं कर पाते, छोटे होते, जैसे 3 साल की क्या कोरे कागज पे जो लिख दोगे वो आगे बढ़ेगा। अगर वहीं से तरबियत गड़बड़ हो जाती है तो फिर मसला गड़बड़। जी फादर जी। जी अलीता साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो आपने बातें की खासतौर पे रोल मॉडल के हवाले से, आपने कहा कि घर में अगर एक माँ है और उसको वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी उस तरह हो, तो उसको पहले रोल मॉडल बनना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है वो कैसे हों। तो आपने कहा कि जैसे अगर मैं गाली नहीं चाहती कि मैं मेरी बेटी दे तो मुझे भी नहीं दे, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जबरदस्त बात जो आपने कही कि तो यही बात मैं जॉर्ज विंसन साहब जो सीनियर पास्टर है, जॉर्ज विंसन साहब एक तो यहाँ माइक आपने खोल लिया। हम देखते हैं कि अभी अलीता चौधरी साहब रोल मॉडल्स की बात कर रही है, और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं, और नौजवान नस्ल जो है वो उन रोल मॉडल से आगाह नहीं। आप देखें मुकद्दस पौलुस की मिसाल ले लें, खुदा का बंदा जिसने इतना सफर किया और कलाम को फैलाने के लिए किस तरह कितनी बार मौत से गुजरा। इसके अलावा बहुत सारी मिसालें हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो आज की नौजवान नस्ल है, किस तरह उनकी तरबियत की जाए, कैसी तरबियत होनी चाहिए ईमान के हवाले से कि वो दुनिया की कोई चीज जो है उन्हें उनके ईमान से ना हिला सके? प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। who are listening to me right now, और उनके साथ भी जो मेरी आवाज को सुनेंगे बाद में। जैसा कि अभी फादर इमानुअल साहब ने और सिस्टर्स ने, ब्रदर आकिल ने तालीम के हवाले से बहुत सारी बातें की हैं। तालीम और तरबियत के लिहाज से तालीम दरअसल एक जरिया है। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ मेथड। किसी चीज को जानने के लिए और उसके जो तरीकेकार पर चलते हैं वो तालीम है। किसी चीज को जानना है तो हम एक तालीम के ऊपर अमल करके उसको जानने के लिए सीखते हैं। जब हम तालीम की बात करते हैं तो तालीम मुख्तलिफ किस्म के तरीके से हम देते हैं हमारे मुल्कों में या दुनिया में। एक है जो फॉर्मल तरीके से तालीम दी जाती है, एक इनफॉर्मल तरीके से तालीम दी जाती है, एक नॉन फॉर्मल तरीके से तालीम दी जाती है, एक सेल्फ फॉर्मल तरीके से तालीम दी जाती है। ये सारे के सारे एक मेथड है। मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि फादर साहब ने जो कुछ मुझे कहा, और मैं 2-3 चीजें पहले तो ऐड करना चाहूंगा जो सिस्टर अलीता ने और ब्रदर आकिल ने कही। बाअदब करने के लिए बाअदब होना चाहिए। आई रिपीट इट, बाअदब करने के लिए किसी को भी बाअदब होना चाहिए। और दूसरा सिस्टर अलीता ने एक बात की थी कि पॉजिटिव बोले। जब आप कलाम के मुताबिक, इफ वी आर ए पेरेंट, इफ वी आर ए ब्रदर सिस्टर, या हम एल्डर हैं या प्रीस्ट हैं, खुदा के खादम या खादमे हैं, तो हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए। पॉजिटिव बोलने से होता क्या, दाऊद ने कहा था, आए जिलबुआ के पहाड़ों, ना तुम पर ओस पड़े ना बारिश हो। और वहां पर लिखा हुआ है, जब तक वो कलाम लिखा जा रहा था ना ओस पड़ी थी ना बारिश हुई थी। एलिया ने जो आसमान बंद कर दिया था बोल के ही, कलाम को बोल के। जो कुछ आप बोलते हैं उसको पॉजिटिव बोले। कभी कभी हम क्लासेस में देखते हैं, टीचर्स में देखते हैं, वो टीचर्स कहते हैं कि ये शख्स, ये बेटा, ये बेटी नहीं पढ़ेगा, और वाकया है वो नहीं पढ़ सकता। क्यों? वो जो उनका नेगेटिव बोलना उनके ऊपर हसार एक बन जाता है। उस हसार के ऊपर वो लानतें जो होती हैं उसके ऊपर कवर करती हैं। इसी तरह घर के अंदर माएं, बेटियां या बहनें जो बड़े हैं, वो अपने बच्चों को या पेरेंट्स गलत किस्म के अलकाब से या लानतों के तरीके से बुलाती हैं जब वो जोश में या होश में नहीं होती। लेकिन मैं अब आता हूं बाइबल के ताल्लुक से इस बातों का। कलाम कहता है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज से हलाक हुए। इसका मतलब अगर हमारे पास नॉलेज होगा, तालीम होगी, तरबियत होगी, इंस्टीट्यूशन होंगे, तो हम कभी भी हलाक नहीं होंगे। इवन दो वी विल नॉट गो टू द पैनल ऑफ द सैटन। हम शैतान के जो घराना है, अब्लीस के, कर्सिस के और डार्क पावर के अंडर में
हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर नॉलेज होगा। और ये नॉलेज आएगा कहाँ से? ये है सीखने की बात असल में। मैं पहले तो 2 मिसालें दूंगा आपको बाइबल के अंदर से। लूत का घराना सदूम और एरिया में चला गया। बज़ाहिर उनको वो बड़ी अच्छी चीज नजर आती थी, लेकिन वहां से उनकी बेटियों ने सीखा क्या? उन्होंने कौन सा इल्म हासिल किया? कौन सा तालीम और तरबियत हासिल की? जब वो वहां से फरिश्ता ने उनको निकाला तो उन्होंने अपने बाप के साथ क्या किया? हालेलुया। इसी तरह जब पैदाइश की किताब 34वां बाब को हम देखते हैं कि याकूब की बेटी दीना वो अपने घर से बाहर निकली है और उसने लड़कियों को जो उस मुल्क का रस्म और रिवाज देखा है, जब रस्म और रिवाज को देखा है उसको अपनाया भी होगा, उसको अडॉप्ट किया होगा, उसकी चीजों को अडॉप्ट किया होगा अपने घर से बाहर निकलकर। तो फिर हुआ क्या? उस मुल्क के शहजादे ने उसका रेप किया। और आप ये समझ सकते हैं ये क्यों हुआ? क्यों? जब हम घरों से निकलते हैं बगैर तालीम और तरबियत के, बगैर कवरिंग के, बगैर कवरिंग के, क्योंकि खुदा का कलाम हमें कवरिंग सिखाता है। खुदा, मसीह, शौहर और औरत, मर्द और औरत, ये एक कवरिंग है। जब कभी भी हम अपनी कवरिंग से बाहर निकलेंगे तो हम खता खा जाएंगे। इसी तरह कलाम कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जब हम अपने दिलों में, अपनी रूह में खुदा के कलाम को रखेंगे, कलाम का स्टोर करेंगे, तो जब अबलीस, शैतान, कर्सेस, शैतानी कुव्वतें, बैड पीपल, इविल थिंग्स हमारे सामने आएंगी तो हमारे अंदर से खुदा का रूह, खुदा का कलाम बोलेगा, हमें गाइड करेगा, हमें बताएगा कि ये चीज अच्छी है, ये बुरी है। लेकिन अगर आप खाली होंगे तो उनकी चीजें जो कि बैड चीजें हैं और जिनका इन्फ्लुएंस और सर्कमस्टांसेस आपकी जिंदगी में, आपके घराने में, आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा होगा, हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। इसलिए अच्छे एनवायरनमेंट में रहना यह भी बड़ा जरूरी है। अच्छे एनवायरनमेंट के साथ साथ अच्छे स्कूल, अच्छी तरबियत, इंस्टीट्यूट में जो इंस्ट्रक्शन देना बच्चों को, वही जरूरी है। कलाम कहता है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसको जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। अगर कलाम कहता है कि तरबियत करने से जब वो बूढ़ा होगा नहीं मुड़ेगा, तो वो वाकया ही नहीं मुड़ेगा, इसलिए कि उसके अंदर, उसकी हड्डियां के अंदर, उसके मैरोज के अंदर, उसकी रूह के अंदर, उसके जिस्म के एक एक ऑर्गन्स के अंदर खुदा की तरबियत होगी, खुदा के रूह की तरबियत होगी। इसलिए ये बड़ा जरूरी है। जो जितनी अब बात ही अब आ जाती है पेरेंट्स की बात। खुदा का कलाम सिखाता है कि बागबानी और निगहबानी, आदम को कहा गया था इस बागे अदन की बागबानी करनी है और निगहबानी करनी है, यानी कि उसकी टेक केयर भी करनी है और उसके अंदर वर्क भी करना है। तो अगर हम उसकी टेक केयर ही नहीं करते तो फिर होता क्या है? फिर शैतान अबलीस आता है और हमें और हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को गुमराह कर देता है, डार्कनेस में ले जाता है। इसलिए हमें निगहबानी भी करनी है पेरेंट्स को, और बागबानी भी करनी, काम भी करना है, और अच्छा एनवायरनमेंट भी उनके लिए हमने मुहैया करना है, और खुदा के कलाम से उनको भरना भी है। अगर हम खुदा के कलाम से उनको भरते नहीं हैं तो वो खाली रह जाएंगे, और जब खाली रह जाएंगे किसी भी जगह कोई और चीज आकर उनके अंदर फिल हो जाएगी, जो के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, मसीहत के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, खुदा की कलीसिया के लिए वो बायस से नदामत और बायस से शर्मिंदगी का बायस होगी। इसलिए चूंकि औलाद खुदा की तरफ से नेमत है, खुदा की तरफ से बरकत है, खुदा की तरफ से मिरास है, प्रॉपर्टी है, तो हमें उसकी जो प्रॉपर्टी है निगहबानी और बागबानी करनी है, उसकी तरबियत भी करनी है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से है, खुदा ही देता है। हमारा कोई कोशिश, कोई ऐसा चीज नहीं है कि हम औलाद को ले आए। और जब खुदा की तरफ से चीज हमें मुकर्रर दे दी गई है, हमें बांट दी गई है, गिफ्ट्स दे दिए गए हैं,
वी हैव टू प्रोटेक्ट देम, हमें उसकी हिफाजत करनी है, निगहबानी करनी है। एक और चीज इस्तिस्ना में कहा गया है कि तू निशान के तौर पर जो शमा है, कलमा शमा समा, अगर मैं अरबी में जाऊं तो वो है क्या कि आपने उस कलमे को, खुदा से मोहब्बत रखने की बात को बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है, अपने दरवाजों की पोस्ट पर लिखना है, उसके माथे पर, हाथों पर बांधना। मतलब ये कि उसकी तालीम और तरबियत करनी है, खुदा के कलाम के साथ करनी है। जब खुदा के कलाम के साथ करेंगे, जो कि खुदा की रूह के साथ, रूल कुछ की तहरीक से लिखा है, और जब कलाम आपकी जिंदगी में होगा तो खुदा आपकी जिंदगी में बोलेगा। जहां पर नेगेटिव चीज आएगी, जहां पर डार्क पावर आएगी, जहां पर लानतें आएगी, खुदा का कलाम खुद आपको वहां पर रोक देगा, आपको जस्टिफाई कर देगा, आपकी निगहबानी, हिफाजत कर देगा। यीशु मसीह ने भी जब बपतिस्मे की बात की थी, मत्ती की इंजील 28वें बाब में, जब उसने रूल कुछ बाप बेटा और रूल कुछ के नाम से बपतिस्मे की बात की, तो उसके फौरन बाद कहा था कि इनको तालीम दो, जो कुछ मैंने कहा इनको तालीम दो। इसका मतलब है कि तालीम देना बड़ा जरूरी है। अगर हम आगाही नहीं करते, तालीम और तरबियत नहीं देते, तो हम हलाक हो जाएंगे और उन लानतों के अंदर चले जाएंगे जो ऑलरेडी दुनिया के अंदर मौजूद है। हम, हमारे बच्चे, हमारी कलीसिया, हमारे चर्चेस, हमारी इंस्टीट्यूशन, वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अब्लिस के चुंगल में पड़ जाएंगे। हालेलुया। जी जी पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त जो है वो कम है, अब आगे बढ़ता जा रहा है, और आपकी बातें जो है बहुत खूबसूरत है। और मैं समझता हूँ कि जो आपने बात कही कि नौजवान नस्ल और बच्चों की तालीम और तरबियत जो है वो कलाम मुकद्दस के साथ करनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा पावरफुल नुक्ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा नसाबी तालीम है, सोशल तालीम है बहुत सारी, लेकिन कलाम मुकद्दस के साथ साथ उनकी तालीम की जाए और तरबियत की जाए, ताकि उन्हें पता चले कि कलाम मुकद्दस जो है वो क्या कहता है और किस तरह हमारी रहनुमाई करता है। तो बहुत खूबसूरत बातें हैं। दिल तो कर रहा था कि ज्यादा सुने, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी थैंक यू वेरी मच समर, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और नैन्सी यूनस साहबा भी मोस्ट वेलकम, आप प्रोग्राम में आ गई हैं। आपकी तरफ भी मैं अभी दोबारा बढ़ूंगा, समर से बातचीत शुरू करता हूँ। समर, आप, क्योंकि आपका इंटरेक्शन है यूथ के साथ, और खास तौर पे हम जो आज का प्रोग्राम है वो इस हवाले से कर रहे हैं कि यूथ को किस तरह मुस्तहकम किया जाए, जो वैल्यूज है हमारी उसके हवाले से, और खास तौर पे जो पाकिस्तान में फोर्स्ड कन्वर्शन के वाकयात हुए, उन्होंने हमें हिला कर रख दिया है। एक तरफ तो हमें बहुत अफसोस है, जो हमारे पैनलिस्ट आते रहे, हमने गौर किया कि किस तरह हमें ऐसे कवानीन बनाने चाहिए पाकिस्तान में जिसकी वजह से ये फोर्स्ड कन्वर्शन के वाकयात ही रुक जाएं। और दूसरी तरफ फिर ये भी था कि मैं इस तरह तरबियत करनी चाहिए नौजवानों की, अपनी नस्ल की, अपने घर की तरफ भी देखना चाहिए, ना सिर्फ बाहर देखना चाहिए। तो वही आज हम कर रहे हैं कि हम अपने घर की तरफ देख रहे हैं कि हम कहाँ पे हैं, हमारी नई नस्ल जो है, नौजवान नस्ल कहाँ पे खड़ी है। तो आपके नजदीक, क्योंकि आपका इंटरेक्शन है नौजवानों के साथ, नौजवानों का मसला क्या है? क्योंकि बहुत सारे हम देखा कि नौजवान जो है वो बिखर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, हौसला हार जाते हैं। तो आपके नजदीक जो नौजवान नस्ल है उसका मसला क्या है? जी बहुत शुक्रिया फादर जी। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क का कि आपने मुझे मौका बख्शा कि मैं अपनी बात कर सकूं। आकिल भाई, आपका और जितने भी तमाम मेंबरान हैं जिन्होंने अपनी अपनी अच्छी थॉट्स दी, आई रियली अप्रिशिएट अबाउट दैट। कुछ आने वाले टाइम में कुछ और भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस टॉपिक के मुताबिक मैं कुछ दो चार बातें करना चाहता हूँ। ये है कि नॉर्मल हमारे जो लोग होते हैं ना पाकिस्तान में, बड़े पुअर होते हैं, ठीक है। पुअर होने के साथ साथ ये है कि माँ भी काम पर जाती है, बाप भी काम पर जाता है, ठीक है, रोजगार कमाने के लिए। रोजगार कमाने के लिए जब माँ बाप काम पर जाता है तो बच्चों के पास वो टाइम नहीं होता है कि वो सोशल एक्टिविटीज करें। तो सोशल एक्टिविटीज के लिए वहाँ के कुछ मोहल्लेदार या वहाँ के कुछ ऐसे लोग जिनकी बुरी नजर होती है बच्चों के ऊपर, उनको पता होता है कि इनकी फैमिली में बच्चा कितनी है और बच्ची कितनी है, ठीक है। वो चाचू वगैरह बन के फैमिली में घुसते हैं। फैमिली में घुसने के बाद वो बच्चों को लालच देते हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ। लालच ऐसे देते हैं, कभी कोई पिज़्ज़ा किसी को दे दिया या कोई खाना खिला दिया
या कोई गिफ्ट दे दिया। जैसे अकुल भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर बेटी के पास या बेटे के पास कोई अच्छा मोबाइल है या कोई अच्छी चीज है, तो हमने उनको फाइंड आउट करना है कि बेटा आपने कहाँ से लिया है, ये आपको किसने दिया है, ये कपड़े आपने कहाँ से लिए है। ये नहीं है कि आप इग्नोर करो इन चीजों को, ठीक है। तो जो लोग बच्चों को ऐसे लालच देते हैं, तो फिर बच्चे जब देखते हैं कि भाई मैं अपने माँ के या बाप के घर में, हम तो क्रिसमस के ऊपर कपड़े भी नहीं लेते हैं, हमारे घर में तो खाना भी अच्छा नहीं बनता है, या हमारी एक्टिविटीज भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो जो लोग उनको डिफरेंट तरीके के साथ उनका दिमाग बच्चों का खराब करते हैं कि भाई आप कैसी गुर्बत से भी नीचे की जिंदगी बसर कर रहे हो, ठीक है, आपकी लाइफ तो यहाँ पर नहीं है, आपकी लाइफ तो बहुत आगे है, ठीक है। तो जैसे डिफरेंट वाकयात हुए हैं हमारे पाकिस्तान में, आपको पता होगा कि 90% वाकयात में सबसे ज्यादा कसूर होता है वो माँ बाप का होता है, ठीक है। वो कसूर इस वजह से होता है कि वो उन लोगों को इजाजत देते हैं कि वो घरों में आते हैं, घरों में आने के बाद वो समर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कनेक्टेड जी हूँ आपके साथ, बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज, आ रही है अभी आवाज, आ बोलिए। हाँ। अभी आ रही है बात। अच्छा, बच्चों के ऊपर वो हैवी होते हैं और फिर बच्चे उसके बाद नाफरमानी करना शुरू हो जाते हैं पेरेंट्स की। नाफरमानी शुरू करने के बाद वो कहते हैं कि जी आपने हमारे लिए किया क्या है, ठीक है, हमारे पास क्रिसमस पे कपड़े नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो जैसे सब लोगों ने बताया है कि बच्चों की परवरिश की जाए या बच्चों को इसके बारे में बताया जाए, मेरे ख्याल के मुताबिक बच्चों को पेरेंट्स को भी टाइम देना चाहिए और पेरेंट्स का भी अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक अगर माँ काम पर जाती है, बाप काम पर जाता है, तो ना बाप के पास टाइम है ना माँ के पास टाइम है, तो बच्चा दूसरी एक्टिविटीज में, दूसरी चीजों में बच्चा घूमता रहता है, ठीक है। ज्यादा नहीं, एक टाइम का खाना अपने बच्चों के साथ खाना चाहिए, ठीक है। अगर माँ सुबह काम पर जाती है, बाप शाम को सुबह को काम पर जाता है, तो शाम को एक टाइम बच्चों के साथ बैठकर गुजारना चाहिए, जिसमें बच्चों की एक्टिविटीज पूछनी चाहिए कि बेटा आप स्कूल गए हो, आपने आज स्कूल में क्या सीखा है, जरा बताएं मुझे, आपकी टीचर ने नया टॉपिक्स आपको क्या बताया है ये बताएं, या आप संडे स्कूल जाती हो तो संडे स्कूल में आपको क्या आजकल सिखा रहे हैं वो हमें बताया जाए। और सबसे बड़ी बात है जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का मोबाइल चेक करना चाहिए, अपने बच्चों का मोबाइल चेक करना चाहिए कि वो अपने मोबाइल में एक्टिविटीज क्या रखता है, ठीक है, क्या वो कोई डेवलपमेंट्स के बारे में देखता है या कोई ऐसी चीज एक्टिविटीज है कि जो नाजेबा है, जो बच्चे को आगे जाके खराब करेगी। और दूसरी, जैसे फादर जी ने कलाम मुकद्दस की बात की है या दूसरी बात की है, मैं एक सिंपल सी बात पर आता हूँ, ज्यादा बात पर नहीं आता। जिधर मैं रहता हूँ ना, यूरोप में बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि बेटा यू हैव टू स्पीक। हमारे मुआशरे में बच्चे को बोलने की ताकत ही नहीं है। अगर कोई बच्चा ज्यादा टॉकेटिव या बात करता है तो बहुत से लोग उसको बिठा देते हैं, बेटा चुप कर जो, ये बदतमीजी है, बोलना नहीं है बड़ों के सामने। बच्चों को टाइम देना चाहिए कि भाई आप बोलो, यू हैव टू स्पीक, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपनी बात दिल की बता सकती हो, ठीक है। आपने जो करना है आप करो, ये नहीं है कि अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो वो एमबीबीएस डॉक्टर ही बने, ठीक है, वो कुछ और भी बन सकता है, वो बच्चा इंजीनियर बनना चाहे लेकिन माँ बाप की मर्जी होती है कि बच्चा एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो सोशल टाइम है वो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहिए, चाहे जितने मर्जी आप बिजी हो, खुदा के कलाम को अच्छी तरीके से जानते हो, बच्चों को खुदा का कलाम देते हो। यूसुफ यूहन्ना मेरे ख्याल के मुताबिक हम सबको पता है कि वो खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से जानते थे, ठीक है। कई दफा मुझे याद है कि मैं जब छोटा था तो मैं देखता था कि वो जब सेंचुरी करते थे वो बाप बेटा करते थे, ठीक है। आजकल के जवान मेरे ख्याल के मुताबिक इधर यूरोप में मैं कई ऐसे नौजवानों से मिला जिनको है हमारे बाप पूरी नहीं आती है। उसकी 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 वजह क्या है? क्या फादर की गलती है या पेरेंट्स की गलती है या बच्चे की गलती है या मुआशरे की गलती है? गलती ये है कि आप अपने बच्चों को एक सोशल एक्टिविटीज में नहीं रखते हो, आप उनको सोशल टाइम नहीं देते हो, ठीक है। एक आदमी या एक क्रिकेटर जिसको पाकिस्तान इतना ऊपर लेके गया, या वो जब सेंचुरी करता था तो वो हमारे बाप करता था, खुदा का शुक्र करता था, जब दूसरी टीम के लोग उसको क्रेडिट करते थे, इंटरनेशनल लोग उसको क्रेडिट करते थे, वो बंदा अपने मजहब को छोड़कर दूसरे मजहब में आ गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि लैक ऑफ आपका इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये शुरू से ही हमें अपने बच्चों को सोशल एक्टिविटीज देनी चाहिए और उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच देना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ उनको ये चीज को करना चाहिए कि बेटा जो आपका दिल करता है यू हैव टू डू इट। इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई बच्चा कहता है कि मैं जी पेंटर बनना चाहता हूँ। नहीं जी, पेंटर बननी अच्छी बात नहीं, आप पेंटर नहीं बन सकते, आपने डॉक्टर ही बनना है, आपने इंजीनियर ही बनना है, नहीं। बच्चों के लिए ऐसी
एक्टिविटीज की जाए कि जो बच्चे का दिल करे बच्चा वो बने। जी जैसे सिस्टर ललिता, आई थिंक उनका नाम है, वो बड़ी अच्छी बातें कर रही थी कि भाई मैं अगर गाली दूंगी अपनी बेटी के सामने तो क्या पता कि मेरी बेटी भी आगे जाके गाली दे। हमारे अंदर एक कंसेप्ट बना हुआ है, कंसेप्ट ऐसे बना हुआ है, मुझे याद है कि मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता था, मेरे चाचू का बेटा था, तो जब मैं कॉलेज जाता था तो मैंने घड़ी पहन के, ऐनक पहननी और टाई लगानी, कोट पहनना, तो बच्चा वो नोट करता था। और एक दिन उसने मुझे बोला, कहता है एक दिन मैं भी कॉलेज जाऊंगा और मैं भाई आपकी तरह जाऊंगा, घड़ी पहनकर, ऐनक पहनकर, ठीक है, सूट पहनकर, ठीक है। और हमारे ये होता है कि हमारे कई ऐसे फैमिलियों में ये देखा है कि हमारा बाप भी गोल्ड डिप पीता है और मैं भी गोल्ड डिप पीऊंगा, ठीक है ना। अपने बच्चों को हमने एक्टिविटीज ऐसी देनी है कि बेटा नहीं, ये चीज गलत है, ये चीज रॉन्ग है। टाइम ज्यादा हो गया फादर जी, जो छोटी छोटी बात करता जी हूँ। समझ, एक बात क्योंकि मैं क्लोज करता हूँ, जरा एक चीज कंक्लूड कीजिए जरा जल्दी से। हाँ जी, मैं जरा क्लोज कर देता हूँ, सॉरी अबाउट दैट। मेरी एक सिस्टर है न्यूयॉर्क में, तो वो टीचर है, ठीक है। तो उनके साथ एक दिन में डिस्कस हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे जब यूएस में 9/11 हुआ ना, तो उस वक्त हम लोग जब स्कूल में पढ़ाते थे बच्चों को, तो बहुत सारे जो बच्चे थे वो मेंटली तौर पर स्ट्रेस में आ गए थे, जो खासकर देसी बच्चे थे कि भाई ये लोग अच्छे नहीं है, पाकिस्तानी, या ये लोग टेररिज्म करते हैं, ये लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो कई सारे बच्चे ना स्ट्रेस में चले गए। तो उन्होंने कुछ ना एक्टिविटीज की, एक्टिविटीज करने के बाद उन्होंने बच्चों को बताया कि बेटा जिन लोगों ने ये काम किया है वो गलत लोग हैं, आप वो लोग नहीं हो, आप अच्छे लोग हो और आप खुदा के कलाम को मानने वाले लोग हो, आप एक अच्छे शहरी हो, आप आगे जाकर एक अच्छे इंसान बनोगे और अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके के साथ गुजारेंगे। सो मैं एक सोशल एक्टिविटी होते हुए इस प्रोग्राम की वसात से सिर्फ ये चीज बताना चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों के साथ सोशल टाइम भी स्पेंड करना चाहिए, डजंट मैटर। थैंक यू जी सो मच सर। मैं फादर जी एक बात छोटी सी करना चाह रहा हूँ जी कि 2-3 दफ़ा यूसुफ यहुन्ना की बात हुई, उसके अवामल भी हुए। आप देखो उसी टाइम हिंदू कनेरिया जो था वो भी साथ खेलता था, दानिश कनेरिया। दानिश कनेरिया, उस पे कोई असर नहीं हुआ क्या? उस पे दबाव नहीं था या उस पे इस तरह नहीं था? इसमें और सारे अवामल जो है उसके ऊपर असरअंदाज हो गए, जिसकी वजह से वो जो है वो अपने आप को मजबूत नहीं रख सका और वो फिसल गया। ये बल्कि उनको सदर मुशर्रफ ने ये कहा था कि जब तू बाप बेटा करता था तेरी शनाख्ती, तू जरूर मुस्लिम हो गया लेकिन तू अपनी शनाख्त खो बैठा, ये तेरे लिए अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद जी बिल्कुल खैर बिल्कुल। हम जा रहे हैं शख्सियत की डेवलपमेंट की तरफ, बच्चे की से लेके जवानी तक। जी आगे जी भी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सैमसन साहब। और समर, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिकल बातें की। आपने जो 3-4 नुक्ते दिए बड़े अच्छे के कॉन्फिडेंस बच्चों को दें, उन्हें बोलने की जुर्रत दें, ताकत दें, और खासतौर पर जो कॉन्फिडेंस की आपने बात की कि उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज पे नजर रखें। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है जो आप पैनलिस्ट जो ये बातें करें, ये बिल्कुल छोटे छोटे नुक्ते हैं, और मैं समझता हूँ कि यही बातें हैं, हदायत हैं नौजवान नस्ल के लिए जो काम आएंगी। नैन्सी यूनस साहबा हमारे साथ हैं। उनका इंट्रोडक्शन मैंने करवाया था जब वो मौजूद नहीं थी, अभी हमें ज्वाइन नहीं किया था। माहिर तालीम है और साबका प्रिंसिपल है सेंट जोसेफ कॉन्वेंट क्वेटा की। नैन्सी यूनस साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आपने दूसरे, हाँ जी, थैंक यू, और पैनलिस्ट को सुना है। आपका बड़ा वसी तजर्बा है फील्ड में, प्रिंसिपल की हैसियत से भी नौजवानों के साथ, और जो आपने हमारे प्रोग्राम भी फॉलो करती हैं, अब आप देखते हैं कि हम मुसलसल इस कोशिश में हैं कि किस तरह नौजवान जो हैं, हम देखते हैं कि सरमाया है हमारा मुस्तकबिल का। दुनिया की सारी कौमें अपने नौजवानों पे ट्रस्ट करती हैं, भरोसा करती हैं, क्योंकि वही फ्यूचर है हमारा। तो अगर हम उस फ्यूचर को बिल्ट अप नहीं करेंगे तो फिर तो जब बुनियाद कायम नहीं होगी तो ये कहाँ पे हम जाके खड़े होंगे। तो आप जो है, आपका बड़ा तजर्बा है, आप क्या समझती हैं कि जो नौजवान हैं वो कहीं पे गुमराही का शिकार है, उनकी इंटरेस्ट फर्क है, किसकी जिम्मेदारी है, हम किसको मुअर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं, कसूरवार कौन है? अगर आज का नौजवान जो है वो मजहब से दूर है, तो कसूरवार कौन है? वालिदैन कसूरवार है, नौजवान खुद कसूरवार है, या मजहबी की आदत, समाजी की आदत? तो आप इसको किस तरह देखती हैं? जी Thank you very much, Father Mani. Good afternoon to all the panelists. I'm sorry I joined late.
तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन दिस प्रोग्राम। दलाई लामा की एक उन्होंने कहावत है, ये बात कही हुई है, नौजवानों को तालीम और तरबियत के दौरान हमें इस बात को हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से हम नौजवानों के दिल और उनके दिमाग की तरबियत करते हैं। अब जब हम किसी भी बच्चे की या नौजवानों की शख्सियत को बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, अनासर होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, जिनमें से तालीम, एजुकेशन इज़ द मेन वन, जो सबसे पावरफुल भी है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। तो लेकिन जब हम सोचते हैं कि अभी सब लोग हम कह रहे थे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हम क्योंकि यूरोप में हैं या हम पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन वी आर इन कांटेक्ट विद जो भी हालात हैं पाकिस्तान में, तो मेरे मुताबिक जो एजुकेशन है वो एक इन्वेस्टमेंट है। हम सरमायाकारी करते हैं ना दूसरी चीज़ों के लिए, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, तो फैमिली में भी जो हम जब अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं तो ये किस्म की इन्वेस्टमेंट है, जो हम इन्वेस्ट करें वही हमें फ्यूचर में मिलेगा। अब किसी भी शख्सियत को निखारने के लिए कॉन्फिडेंस मादी का होना बहुत ज़रूरी है। और somebody else, किसी ने और अभी पहले भी कहा है कि जब हम घर में होते हैं तो बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है कि उनको ये फील हो कि वो अपने माँ बाप से बात कर सकते हैं। दूसरी बात जो बहुत आम है आजकल, काफ़ी अवेयरनेस है इसकी कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को कहते हैं कि आपने डॉक्टर ही बनना है। अब बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, उसका इंटरेस्ट किसी और तरफ है, साइकोलॉजी या इंजीनियरिंग या मे बी रिलीजियस स्टडीज। तो ये देखना चाहिए माँ बाप को बहुत के नज़दीक से कि हमारे बच्चे किस बात में इंटरेस्टेड हैं, तो उसी साइड में उनकी रहनुमाई करना चाहिए। फिर दूसरा ये कि घर में जो माहौल है साजगार होना चाहिए, और जो माँ बाप हैं, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में से ज़्यादा फैमिलीज, ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो दोनों काम पे जा रहे हैं और बच्चों को बहुत कम टाइम मिलता है या नौजवानों को बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन ये तो एक फैक्ट है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए सबको मिलके कि अब ये तो हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं। अब इसके लिए ये हो सकता है कि हम जो बच्चे हैं उनको, जो नौजवान हैं उनको जब तक हमारे पास, वी ओनली गिव टू अदर्स, जो हमारे पास है, अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो फिर हम अपने बच्चों को भी नहीं दे सकते। तो मेरा ये बड़ा स्ट्रांगली फीलिंग है कि जो माँ बाप है चाहे वो पढ़े लिखे ना भी हों, मैंने मेरा मेरा जो जाती तजर्बा है, मेरी जो वालदा है वो इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हमें उन्होंने तालीम की तरफ और उसके साथ साथ रिलीजियस तालीम की तरफ भी हमारी तवज्जो दिलवाई थी। और इसके अलावा मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं या हमारे चर्चेस हैं और या जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, मेरी नज़र में अभी लाहौर में सेंट एंथनी स्कूल आ रहा है जो कि बहुत ही अच्छा स्कूल है और अभी उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट, कनेड कॉलेज आप ले लें, एचिसन ले लें, जहाँ भी मुख्तलिफ जगहों पे ये जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट, उनमें ये जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं जो स्कूल को रन करती हैं या डायसिस में जो बिशप साहबान हैं, अगर वो इन स्कूलों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें स्पेस होती है, अगर ये फ्री कोर्सेज को स्पॉन्सर कर सकते हैं, फ्री कोर्सेज, और ये कोर्सेज ना सिर्फ नौजवानों के लिए होने चाहिए बल्कि ये पेरेंट्स के लिए होना चाहिए, जो जहाँ पे आप पेरेंट्स को ये बताते हैं कि वो अपने बच्चों से कैसे बात करें, कैसे बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना है, कैसे उनके साथ मुस्बत तरीके से बातचीत करनी है। तो आई होप कि इस प्रोग्राम के वसीले से जो हमारे चर्च अथॉरिटीज़ हैं या स्कूल अथॉरिटीज़ हैं, आई नो सम ऑफ द स्कूल्स जिनको मैं राब्ता कर सकती हूँ कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है। दूसरी बात, जैसे हम रिलीजियस स्टडीज़ की बात करते हैं, वो अभी मोस्ट फैमिलीज़ में ये थोड़ा डिसअपीयर हो रहा है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि हमें फिर से बाइबल को पढ़ने की आदत डालनी है,
बाइबल की स्टडी टुगेदर करनी है, जब भी काम करना है। जैसे अभी हम पिछले संडे की रीडिंग थी मैथ्यू 25 जिसमें 14 से 30 तक, जिसमें हम टैलेंट्स की बात करते हैं। तो वहां पे जैसे पहले 2 लोगों को जिनको टैलेंट्स दिए गए तो उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और उसको मल्टीप्लाई किया। तो हमें भी अपने बच्चों को हमारे बच्चों में देखना है कि हमें वो क्या कर सकते हैं, उसमें हम उनको गाइड करें, उनको सपोर्ट करें, उनको पॉजिटिव फीडबैक दें और हर लिहाज से उनकी करें मदद जैसे भी हम कर सकते हैं। और होपफुली चर्चेस में और स्कूल्स में ऐसी वर्कशॉप ना सिर्फ स्टूडेंट बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बल्कि माँ बाप के लिए भी होनी चाहिए। थैंक यू। जी जी जी, बहुत शुक्रिया नैंसी यूनुस साहब। आपने कहा कि वालिदैन जो है उनको भी उस तरबियत में शामिल होना चाहिए, और ये बड़ा अहम नुक्ता है। बहुत दफा हम वालिदैन जो है उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, हम बच्चों पे फोकस करते हैं, नौजवानों पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वालिदैन जो है वो भी कहीं ना कहीं अपग्रेड होना चाहिए उनको। जो हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि हमें वक्त जो है वो इजाजत नहीं देता, वरना और कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आप सारे पैनलिस्ट हैं, आप जस्ट कंक्लूडिंग के तौर पे जो आपका मैसेज जो है जो आप देना चाहते हैं, जस्ट शॉर्ट मैसेज, बात को लंबा नहीं करना, बढ़ाना नहीं है, कि आज के मौजू के हिसाब से आपका मैसेज क्या है यूथ के लिए, या कोई भी आपके जहन में जो है वो दीजिएगा। शबाना आरिफ साहब, आपका मैसेज जो है, कंक्लूडिंग मैसेज जो है वो क्या होगा आज की सारी गुफ्तगू को? जी, मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो वाकयात हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये तवातर से एक के बाद एक वाकयात जो हमारे सामने आ रहे हैं, कन्वर्जन और दूसरे जो हैं बच्चों के साथ ज्यादती के वाकये, ये ज्यादातर आप देखें तो जो लोअर बिल्कुल जो नीचे की क्लास है उनके साथ हो रहे हैं। और इसकी एक खास वजह सोशियो इकोनॉमिक जो है उनके हालात, कंडीशंस हैं। तो हमें ये देखना, हम ये जो सारी बातें कर रहे हैं, ये हम जो मिडिल क्लास की बातें कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसे होता है, पेरेंट्स की को इस तरह करना चाहिए। ये एक जो हमारी ज्यादा जो हमारी मेजॉरिटी है किस तरफ है, वो लोअर मिडिल क्लास है। और उनके साथ ये बातें हम उनके सामने, वो मेरे ख्याल में उन तक ये नहीं पहुंच रही ये बातें, और जो है उन तक हमें ये मैसेज पहुंचाना है कि वो बच्चों की अच्छी तरबियत, पहले उनको, जैसे कि नैंसी साहिबा ने कहा है, पेरेंट्स को जो है एजुकेट करने की जरूरत है। तो उन पेरेंट्स को जो ऑलरेडी एजुकेट हैं या मिडिल क्लास से या एजुकेटेड घरों से हैं, उनको नहीं, हमें जो लोअर बिल्कुल उससे भी नीचे, जो लोअर मिडिल क्लास से भी जो नीचे हैं, उन पेरेंट्स को एजुकेट करने की जरूरत है, ताकि वो आगे से फिर खुद एजुकेट होंगे तो वो बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे और इस तरह के वाकयात नहीं होंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, सॉरी, मैं शॉर्ट करूंगा 1-2 लाइनों में। कुछ लोगों ने जो है वो फीडबैक इस तरह की दी है कि टॉक शो की बजाय जो है आप सॉलिड कोई नौजवानों के लिए दें। अब सवाल ये पैदा होता है, और ये जो इल्म है या कलाम सुनने से और सुनना कलाम से, ये जो शौर कहाँ से आता है? प्रैक्टिकल अपनी जगह है, प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, लेकिन जो इल्म देना, माहिरीन का यहाँ पे बुलाना, ये मकसद ये है कि हम वालिदैन को, दूसरों को शौर दें। ये अगर आप प्लीज तनकीद करते हो, सुनने वाले, देखने वाले, तो ये भी लिख दिया करो कि प्रैक्टिकल कौन लोग करेंगे। जी, सॉरी टू इंटरप्ट। जी, मैं थोड़ा सा यही, मैंने अभी जैसे कहा कि मैं ये कहना चाहूंगी दोबारा कि जो है इस तरह से बैठ के हम जो बातें ये शोज में और इस तरह से हम बता रहे हैं, ये किसको बता रहे हैं? जो एजुकेटेड है ऑलरेडी, जो मिडिल क्लास है, एजुकेटेड, जिनकी रीच है हम इन सब वसाइल पे, और जो चीजें जहां जरूरत है ज्यादा तरबियत की, बच्चों की, माँ बाप की तरबियत की, ताकि वो अपने आने वाली नस्लों की तरबियत करें, तो वो बिल्कुल ऐसे हैं जिनकी रीच नहीं है इन प्रोग्राम्स में जो हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे।
और जो है उनकी रीच नहीं है। हमें इस तरह से प्लान करना है कि हम उनके पास पहुंचे और हमारा मैसेज और ये बातें उनके लिए डिजाइन करने, ऐसे प्रोग्राम और ऐसे जो है प्रोजेक्ट्स डिजाइन किए जाएं ताकि हम उनके पास जाकर और उनको जो है ये बताएं और उनके लिए जो है उनकी तरबियत, माँ बाप की तरबियत करें कि किस तरह वो आगे अपनी बच्चों को जो है वो शऊर दें, उनकी तरबियत शबाना बहन आगे बढ़ते हैं, टाइम ऑलरेडी। जी बहुत शुक्रिया। आकिल साहब मुख्तसर, ठीक है, आपने सिर्फ मैसेज बताना कि आज मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? जी, मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि 2 बातें मेरी रह गई हैं, मैं वो एक्सप्लेन कर दूँ। एक तो ये कि बच्चों को जब जो ट्रेंड बन चुका है कि बेटी जो है वो दुकान पे गई थी, वहाँ से किडनैप हो गई, वहाँ से वो कचरा फेंकने गई थी, किडनैप हो गई, स्कूल गई थी, किडनैप हो गई। तो ये ट्रेंड चल रहा है। हमें जो आज का टॉपिक है वो हमारा जो बच्चों की वहाँ पे किडनैपिंग है, रेपिंग है, फोर्स कन्वर्जन है, फोर्स मैरिजेस, ये टॉपिक है हमारा। तो ये ज़्यादातर जो है वो हमारा जो है वो ये नहीं कि पोश एरिया की तरफ हम चलें, मिडल से भी नीचे जो लोअर है, लोअर तबके की तरफ ज़्यादा ये इंसिडेंट हो रहे हैं। तो हमें हमारे जो पहले मैंने ये बताया है कि ये काउंसलर हमें अपने जो मिडिल क्लास अपने बच्चे हैं उनको तालीम देनी है, उनको तैयार करना है, उनको असाइनमेंट देना है कि बेटा यहाँ पास्टर साहब को बुलाएं या एल्डर को रखें कि वो गाँव-गाँव, करिया-करिया जाके इन लोगों को एक्सप्लेन करें। और हर चर्च के अंदर जो है वो बाद में जो संडे स्कूल होता है, संडे स्कूल में रख लें ये वाली कोई 15 मिनट 20 मिनट का सेशन, या चर्च के फिनिश होने के बाद 15-20 मिनट आधे घंटे का सेशन रख लें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बताया जाए कि आप बेटा बाहर नहीं जाना अकेले, मामा पापा स्कूल खुद छोड़ने जाएंगे, ठीक है। ये सारी जब बाहर के इंग्लैंड में, आपके इंग्लैंड के अंदर जब कह सकते हैं कि वो लोग कि आपको माँ बाप डांटे तो आपने ये बटन दबा देने 1-1 पुलिस आ जाएगी वहां पे। तो ये जब वहां पे एक लॉ है तो हम बच्चों को वहां पे ट्रेन कर रहे हैं ना, बच्चों को एक तालीम या करना, थोड़ा सा अलर्ट करना चाह रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं ब्लैक शीप से। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम अपने जो लोग हैं उनको तैयार करें, वो गाँव करिया जाएं या ऐसे इलाकों में जहाँ पे वो जरूरत समझते हैं कि वहां पे जाके उनको वहाँ के पास्टर को, एल्डर को और चर्चेस के अंदर भी ये किसी टाइम ले उनसे कि हमें टाइम दें, हम आके अपने बच्चों को, न्यू जनरेशन को ट्रेन करें। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। जी आकिल साहब बहुत शुक्रिया। अलीता चौधरी साहबा, आपका जो सारी गुफ्तगू आपने सुनी, आप उसमें शामिल हुई, तो व्हाट इज योर कंक्लूडिंग मैसेज? सर जस्ट टू समराइज इट, इसको मैं यूं समराइज करूंगी। बहुत अच्छा बोला इन्होंने कि पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एजुकेशन मीन्स चेंज। व्हेन यू एजुकेट यू डेफिनेटली यू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी। आप जब पेरेंट्स में चेंज लाएंगे डेफिनेटली वो चेंज उनके बच्चों में भी नजर आएगा। एंड व्हेन यू गिव दैट कॉन्फिडेंस टू चेंज द चाइल्ड, बच्चों में एक स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट होती है। स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट मीन्स व्हेन दे स्टार्ट जजिंग व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। फेथ उनका स्ट्रांग होता है। जब फेथ स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली दैट स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग। तो ये आएगा सब आपकी एजुकेशन से। व्हेन द एजुकेशन इज स्ट्रांग, एजुकेशन चेंज लाएगी, definitely it will change the whole society, because we wanted to promote our Christianity into a good and successful nation. Nations उसी वक्त बनती हैं जब वहां पर एक होता है। We wanted to combine our nation together unanimously if we work on this. अगर हम unanimous होके वर्क करेंगे, जैसे ने बोला कि चर्चेस में we can call the parents, अगर क्रिश्चियन स्कूल में भी हम एक सेशन लेने के भी पेरेंट्स को एक दिन बुलाएं, थोड़ी सी अवेयरनेस देंगे, ज्यादा नहीं, we won't take time, वो भी बिजी होंगे, तो हम थोड़ी सी अवेयरनेस डालें कि भाई ऐसे ऐसे करना है, थोड़ी सी अवेयरनेस हम देंगे इनको भी, पेरेंट्स को भी, तो डेफिनेटली एजुकेशन विल ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी। एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव कि अगर ये होगा तो बहुत पॉजिटिव होगा, बिकॉज पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट्स अ पॉजिटिव सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया। पास्टर जॉर्ज विंस्टन साहब, आपका कंक्लूडिंग मैसेज। जैसे कि सारे पैनलिस्ट ने कहा, मैं भी उसी को रिपीट करना चाहता हूँ। हमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलना होगा, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से नीचे आना होगा, हमें ग्रास रूट पे जाना होगा और बिलो द बेल्ट जाना होगा। और जैसे कि आपने पौलुस रसूल का हवाला दिया और अमाल से आप हवाला जात दे रहे थे, जब तक घर घर में जो तालीम है, मसीही तालीम, दुनियावी तालीम, मादी तालीम
और जितनी भी तालीम है वो आप नहीं देंगे, यानी आप अपनी हार्डशिप, कोशिश, सफरिंग नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक हमारी कौम, मसीही कौम, उनका लेवल अप नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा, विनर नहीं होगी, समझ नहीं आएगी। ये जितने लोगों को समझ है, अक्ल है, दानिश है, फहम है, उनको ये काम करना पड़ेगा, वरना जो नीचे है वो नीचे से भी और बिलो द बेल्ट चले जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे यीशु के नाम से। जी जी, बहुत शुक्रिया। सबा, आपका जो कंक्लूडिंग मैसेज जो है वो क्या होगा? शुक्रिया। मेरे ख्याल के मुताबिक थोड़े में खुदा का शुक्र करना चाहिए। पेरेंट्स को भी लालच नहीं करना चाहिए कि जी हमारी उस फलाने मुसलमान के साथ अच्छी दोस्ती है, हमारा उसके साथ तल्लक है और कोई हमें मसला नहीं हो सकता मोहल्ले में। बच्चों के अंदर से लालच को निकालना चाहिए कि नहीं बेटा ये सही है, ये गलत है। और सबसे जो बड़ी चीज़ है कि पेरेंट्स के साथ साथ पास्टर साहबान को भी लोगों को तालीम ऐसी देनी चाहिए कि जो लालच लोगों के अंदर है, जो एक लोगों के अंदर में एक ऐसी चीज़ है कि हर चमकती चीज़ जैसे सोना नहीं होती, कि एक चार्म दिखाया हुआ है, वो ख़त्म होना चाहिए। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये बड़ी चेंज है बच्चों की ज़हन को सही करने के लिए। थैंक यू। जी, थैंक यू। सिस्टर नैंसी साहबा, आपका जो कंक्लूडिंग मैसेज है वो क्या होगा? जी, ये ज़रा इस हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि कुछ लोग मैसेजेस भेज रहे हैं कि आप सिर्फ बात-बात कर रहे हो। वी नीड पीपल, ऐसे लोग, बात करना ज़रूरी है। लेकिन जो इसके सॉल्यूशन है, जैसे मैंने अभी एक को सजेस्ट किया, दूसरा ये कि जब हम गरीब या मतलब उन फैमिलीज़ की बात करें जहाँ पे बोथ पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं हैं, वहाँ भी हमें पॉजिटिव सोच के वहाँ भी उम्मीद हो सकती है। तो मतलब मेरा ये तजुर्बा है ज़ाती तौर पर कि जो माएँ पढ़ी-लिखी नहीं हैं, फिर भी वो अपने बच्चों के लिए उनकी मदद करने के लिए, उनमें ये कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए बिल्कुल। कुछ ना कुछ कर सकती हैं। जैसे जब मैंने ज़ेनू मेरा बेटा जब वो पढ़ रहा था, तो मैंने हर स्कूल में जहाँ भी वो पढ़ता था, मैं वॉलंटियर के तौर पे काम करती थी। प्लस उसको हेल्प करने के लिए मैंने मैथ्स का कोर्स यहाँ पे आके किया है और अभी मैथ्स एंड इंग्लिश आई टीच। तो ये पॉसिबल है कि जब हम अपने बच्चों को वही वैल्यूज़ या वही कॉन्फिडेंस देना चाहते हो, तो फिर हम ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि देयर इज़ ऑलवेज़ होप। हम जो क्रिश्चियन हैं, हम वी आर पीपल ऑफ होप। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हम जो बातचीत कर रहे हैं, हम अपने तौर पर ये बेदारी या अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, तो इसका ज़रूर कुछ ना कुछ पॉज़िटिव रिज़ल्ट ज़रूर निकलेगा। खुदा ज़रूर बरकत देगा। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जितने लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे थे, हम आपके मशकूर हैं कि आपकी फीडबैक जो है वो हमारे लिए बड़ी इनकरेजिंग है, और उसी फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए हम अपने प्रोग्राम जो है वो तरतीब देते हैं। सैमसन जावेद साहब और हमारी पूरी जो टीम है न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क, हमारी ये कोशिश होती है कि खासतौर पे वो मौज़ूआत लेके आएं जो कि करंट इश्यूज पे हैं। जैसे ये एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, हमने फोर्स कन्वर्जन पे बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, और ये आगाही के प्रोग्राम है। जब हम बातचीत करते हैं तो हम कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि बातचीत करने से कोई सिलसिला निकलता है। अगर ये गुफ्तगू नहीं बिल्कुल। होगी, नेगोशिएशन। टॉक शो जो है वो दे आर जस्ट टॉक शोज, और कोई सॉलिड, तो मैं समझता हूँ कि जो सॉलिड सजेशंस हैं वो भी गुफ्तगू के जरिए आएंगे। अगर आप सारे डम हो जाए, खामोश हो जाएं, तो वो सोल्यूशन कौन who देगा? will talk? तो बिल्कुल, तो ये मैं समझता हूँ कि टॉक शोज भी ज़रूरी हैं, और बिल्कुल। साथ-साथ प्रैक्टिकल जो बातें हैं वो भी ज़रूरी हैं। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे आप सब पैनलिस्ट हैं, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और मैं चाहूँगा कि बाद में भी लोग इन वीडियोज़ को देखें कि कैसे छोटे-छोटे मशवराजात दिए हैं कि किस तरह हम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, किस तरह हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं, किस तरह बाइबल मुकद्दस क्या बताती है तालीम और तरबियत के बारे में, मुआशरे में हमने किस तरह ज़िंदा रहना है, हमने किसी लालच में नहीं आना। ये बहुत सारी मशवराजात हैं जो पैनलिस्ट बता रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो दोबारा इन चीज़ों को देखें, और यकीनन वो इनसे फैज़याब होंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क एनसीएन टीवी की तरफ से अपने पैनलिस्ट का, उनके टाइम का, वक्त का। मैं समझता हूँ कि वक्त जो है बड़ा कीमती है हर शख्स के लिए। आपने वक्त दिया, और एक अच्छी कॉज के लिए, एक अच्छे टॉपिक के लिए, डिस्कशन के लिए मोहतरमा शबाना आर्य साहबा का, जनाब आकिल शरा साहब का, मोहतरमा नैन्सी यूनस साहबा का, अलीता ताहिर चौधरी साहबा का, और समर सदीक का, और
सीनियर पास्टर जो हैं जॉर्ज विंसेंट आपका, आप सब पैनलिस्ट, बहुत मजा आया गुफ्तगू का, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी। वो दिल कर रहा था बातें और ज्यादा हूँ, तो तकरीबन आप देखें 1.25 घंटा से ज्यादा टाइम हो गया हमारा बातचीत। तो हम कोशिश करते रहते हैं कि दोबारा भी इस मौजू को हम रिवाइव करते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो तिश्नगी है, जो अभी आप बातें, बहुत मुझे पता है कि आकिल साहब के अभी भी वो बातें और थी बहुत सारी जो करना चाहिए, पास्टर साहब जो हैं वो भी करना चाहते थे, बाकी भी पैनलिस्ट। तो हम कोई और मौका रखेंगे जिस पे दोबारा हम गुफ्तगू जो है वो उसको जारी रखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। जी सर। जी थैंक यू वेरी मैं मच। एक शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ब्रदर अकील शरा साहब का। ये आज का प्रोग्राम टॉपिक और मोस्टली कुछ जो पैनलिस्ट है, ये इन्हीं का एक ऑर्गेनाइज किया हुआ, इन्हीं की सजेशन थी जो हमने आगे बढ़ाई। अब मैं एक दो बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक कलाम में लिखा है कि नेमतें तरह तरह की हैं। बेहतर है कि हर बंदा उसी नेमत को यूज़ करता हुआ आगे बढ़ाए। आमीन। अगर मुझे नसीहत करने की नेमत है तो मैं वो ही करता रहूँ। ये जो भी मुझे तोड़ा दिया गया है उसको मैं इस्तेमाल करूँ। अब एक वाक़या है लाहौर का कि सहाफ़ी जो है एक जलसे को कवर करके आगे जा रहा था, तो ब्रिज के नीचे एक लेडी का एक्सीडेंट हो गया, वो गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप इसकी मदद करोगे? उसके सवाल कर दिया, कहता है ये मैं ज़रूर मदद करता हूँ, लेकिन जो मेरा फ़ील्ड है, जो वो मुझे पहले अहमियत उसको देनी है कि मैंने उसको करना है। ये हेल्प के लिए आप भी यहाँ खड़े हो, आपका काम है इसकी हेल्प करो, ना कि मुझसे तवक्को करो। तो हर बंदा जो है उसको एक अपने मुताबिक, जब तक हम कौम परस्ती स्पिरिट नहीं डालेंगे, बजाय लेग पुलिंग के लिए, जब अपलिफ्ट करने के लिए हर फैमिली के, अब अंदाज़ा आप लगाओ कितनी गुफ्तगू हुई और कितने सारे अवामुल हैं, माहौल है आपका, आपके घर के जो है कई जगह आप भी ऐसी हैं कि उनके घर में टीवी है तो दूसरा अफोर्ड नहीं कर सकता। माहौल जो है वो शख्सियत बच्चे की, बड़े की, माहौल चूँकि एक ऐसा एक चकाचौंध है जो बच्चे पे असरअंदाज होता है। ये अगर उसकी सहेली के पास मोबाइल है या फ्रेंड के पास मोबाइल है तो वो भी कहता है। तो ये बहुत सारे अवामल हैं, गुर्बत है, बहुत सारे हैं। ये जो काम कर रहा है, एनजीओज़ कर रही है कहीं भी, वो हर उस एंगल पे काम करना पड़ेगा, तब जाके हम इस सारे सिनेरियो या जो भी हमारे मसाइल है उस पे हम काबू पा सकेंगे। तो मैं फिर एक दो का शुक्रिया करना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि ये सारा जो एक प्रोसेस होता है उसको प्रमोट करना या इसको चलाना, जो आप देख रहे हैं कुछ पीछे लोग भी काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा भट्टी साहब का भी, जावेद भट्टी साहब का, जो बाद में इसको प्रमोट करने में सारी जो है एनर्जी लगाते हैं। फिर मैं शकील डेविड के भी करूँगा जो इसको सारे के सारे को ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल रूम है कि वहाँ से वो सारा देखता है, चेक करता है, वो चलाता है, बाद में भी करता है। तो शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। हमें उम्मीद जो है, कहते हैं कि उम्मीदें बहार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। हमें जो है वो मायूसी नहीं होनी। मैं एक और बात ज़रूर यहाँ कहूँगा, ज़रूर कहूँगा, कराची वालों से ज़रूर कहूँगा ये बात, क्योंकि हर कोई कोशिश कर रहा है। खुदारा आप एक कोई कन्फ्यूजन कराची वाले पैदा ना करें। उस कन्फ्यूजन से निकलने के लिए इस वक्त मजबूत भाईचारा और मजबूत इरादे हैं। ये सारे का सारा आरजू का, जो आरजू राजा का एक केस है, वो हमारी सारी कम्युनिटी के लिए एक ट्रायल है। एक उस पे सारे का सारा चलना है। आइंदा एक दफा जो डिसीजन होता है वो एक रेफरेंस बन जाता है
इस रेफरेंस बनाने के लिए खुदा अपने अंदर एक स्पिरिट पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। कोई ये मत सोचो कि हम ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। मैं कहना ज़रूरी था, गो के वक्त बहुत ज़रूरी हो गया। मैं फिर सारे पैनलिस्ट का सबका शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू सो बहुत मच। खुदा आप सबका हामियो नासर हो और आप केयर करें। जिस तरह हम बोलते हैं, हम प्रैक्टिकल लोग भी हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ बोलते हैं। हमारा घर बार भी है, प्रैक्टिकल भी है। ये घर ही कौम बनाते हैं, ये फैमिलियों से ही जो है माशरा भी बनता है, मुल्क और कौम भी बनती है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। थैंक यू। बहुत थैंक यू। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।